हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एकदम तगड़े हैं, जबरदस्त। सारांश से क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं, पढ़ना जरूरी है, पढ़ लिया करें। जो भी पढ़ाया जाता है सब कुछ सारांश में मिल जाता है। सर एनसीईआरटी में गलत लिखा है कि वर्तिका वर्तिकाग्र के नीचे होती है। आई नो गलत लिखा है, वहां पर मैं अभी दिखा दूंगा। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर बता दूंगा। ओके जी। सर आरंभ 2 का टाइम क्या रहेगा? मॉर्निंग में रहेगा मेरे दोस्त। एनसीईआरटी निचोड़ लाओ। कहां से लाऊं निचोड़ के? जबरदस्ती कुछ भी मतलब है? हैं भोंदूलाल? कुछ भी, कुछ भी है मेरे भाई। सर इस बैच में केवल 2 टीचर को हंसते हुए देखा है। अच्छा ठीक है, और कुछ? बहुत ही बढ़िया सुजीत कोरी। एक बार दो कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की जगह क्या होता है? सर एक बार बता दो कि प्लांट सेल में सेंट्रोसोम की जगह क्या होता है? पोलर कैप होती है, पोलर कैप, पोलर कैप। सर बैकलॉग के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी? हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगी। क्या सब्जी बनी आज आपके घर में? क्या खाया है आज? पता नहीं, भूल गया मैं क्या खाया था। हाँ जी, आपने आज खाना? अरे भैया खा लिया। सर गाजर घास को खा सकते हैं? नहीं बेटा, खरपत है। कई जगह इसको खाया भी जाता है। नो, पराग कोश खुला होता है? सर पराग कोश खुला होता है क्या? नहीं बेटा, पराग कोश खुला हुआ नहीं होता है, पराग कोश फटता है, तब उसके अंदर से पराग कण निकलते हैं। चलो ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का ही हो गया है। ठीक है, आइए। सो बेटा हम लोगों ने कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या? स्त्री केसर पढ़ना। आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? स्त्री केसर के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए स्त्री केसर हम लोगों ने कल इतनी सी बात पढ़ी थी कि स्त्री केसर जिसका दूसरा नाम क्या होता है? अंडप होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। स्त्री केसर जो होता है या अंडप जो होता है, ये मिलकर क्या बनाता है? सर जायांग बनाता है। ये पहला बिंदु हमने पढ़ा था, जायांग, जिसको हम अंग्रेजी में गाइनोशियम कहते हैं, जो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो जायांग जो किससे बना होता है? स्त्री केसर से। स्त्री केसर की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार का हो सकता है? सर 2 प्रकार का। एक वो जो कैसे होंगे सर? एक अंडप होएगा यानी एकांडपी होते हैं, और एक वो जिसमें बहुत सारे अंडप होते हैं यानी बहुअंडपी होते हैं। फिर ये जो बहुअंडपी जो थे ये 2 प्रकार के थे सर। ये थे हमारे, एक थे युक्तांडपी और एक थे व्युक्तांडपी। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस के 2 उदाहरण मैंने आपको बताया था, हिबिस्कस गुड़ल जिसको हम बोलते हैं, और पेपावर सोमनिफेरम। ठीक है, और व्युक्तांडपी का मैंने आपको बताया था क्या? 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन कौन सा? आम, आम बताया था आपको, और इसके अलावा कमल बताया था, और क्या बताया था? माइचेलिया बताया था। ठीक है, ये उदाहरण हमने व्युक्तांडपी के देखे थे। ठीक है, डन। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल सा बिंदु बात करी थी कि भैया ये इस तरीके से 3 भागों से बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र जो होता है ये एक अवतरण मंच की तरह कार्य करता है। एक मंच की तरह कार्य करता है जिसके ऊपर कौन आता है? गुरु, परागकण आता है, और आकर क्या होता है? अंकुरित होता है। वर्तिका जो होती है ये एक पतला, ये एक पतली लंबी, ये लंबा लंबी संरचना होती है। ये एक पतली लंबी संरचना होती है। कौन? वर्तिका, जो किसमें? नीचे नीचे एक फूली हुई आकृति वाली संरचना जिसका नाम होता है अंडाशय, उसमें आकर खुलती है। आज हम एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे। एनसीईआरटी में जो स्त्री केसर के बारे में लिखा हुआ है वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना था, मेजरली जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था क्या? हमें पढ़ना था यहां पर किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। तो आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना? अंडाशय के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
हाँ जी, क्लियर है? किसी का कोई तकलीफ? हाँ जी सर, टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मैंने बोल दिया टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। अब किस तरीके से मिलेगी वो जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। क्या उसका कोई अलग से कॉलम होएगा जिसमें टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, या जहां पर टेस्ट होते हैं क्या वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं? उसका जितना जल्दी होएगा सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक सर, पोलर कैप सेंट्रोसोम के जैसे ही होते हैं? हाँ, होते ऐसे ही हैं, बस उनमें डिफरेंस क्या होता है इतना सा कि ये जो सेंट्रोसोम जो होता है उसके अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं वो कौन सी होती है? एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। जबकि पोलर कैप के अंदर से जो ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है वो होती है गामा ट्यूबुलिन। अब वो डिफरेंस जो है हायर क्लासेस में आता है। हायर क्लासेस में जब जाते हैं तो वहां पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस होता है। लेट्स गो। ओके, ठीक है, चल आइए हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अंडाशय की बात कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने डायग्राम देख लिया था कल। हमें किसकी बात करनी है सर? ये है बीजांड जो किसके अंदर होएगा? अंडाशय के अंदर होएगा। ये एनसीईआरटी है, ये नई वाली एनसीईआरटी है। नई वाली एनसीईआरटी में छोटी सी मिस्टेक यहां पर है, और भी जो मिस्टेक होगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, हाईलाइट मैंने यहां पर करा नहीं है क्योंकि हम सामने ही पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं यहीं पर अंडरलाइन कर दूंगा। आप भी मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करेंगे। आइए भैया, स्त्री केसर जो थे उसके 3 भाग थे। 3 भाग में से हमें क्या पढ़ना है गुरु? हमें ये युक्तांडपी व्युक्तांडपी हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें स्त्री केसर में किसकी बात करनी है सर? स्त्री केसर में हमें बात करनी है किसकी? अंडाशय की। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या ये अंडाशय जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ये अंडाशय का दूसरा नाम क्या था? कल मैंने आपको बताया है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। हाँ जी, त्रिलोक वर्मा खुद सोचो, करा दिया ये क्वेश्चन। बोलो जनाब, इस अंडाशय का दूसरा नाम क्या था? बालक कह रहा है अंडप। भोंदूलाल, अंडप था। कल बताया, कल की क्लास में बताया आपको, कल की क्लास में। इस अंडाशय का दूसरा नाम कह रहा बीजांड। अपने मुंह पे एक बीजांड लगा। भोंदूलाल बिल्कुल ही। अंडाशय का दूसरा नाम कल तुमको बताया है, कल कंपैरिजन करके बताया है। थोड़ा सा लास्ट का लेक्चर देख लिया करो प्लीज, लेक्चर देखा करो यार। है इस बीजांड का, सॉरी, इस अंडाशय का दूसरा नाम था गुरु बीजाणु धानी। इसको हमने क्या बोला था? गुरु बीजाणु धानी। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, अब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ आप भी गलती कर रहे हो। क्या हमने गुरु बीजाणु धानी अंडाशय को बोला था? है मतलब तुम इतने उसमें भी नहीं हो कि कल कुछ पढ़ाया है, आज मैं तुमको कह रहा हूं कि अंडाशय का दूसरा नाम गुरु बीजाणु धानी है, तुम बोल रहे हो हाँ सर गुरु बीजाणु धानी। एक ही दिन में पलट भी गए। गुरु बीजाणु धानी जो था वो बीजांड था। बीजांड का दूसरा नाम गुरु बीजाणु धानी था। तो फिर अंडाशय का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। हाँ बोलेंगे सर गुरु बीजाणु पर्ण तो स्त्री केसर था। अरे तो मेरे भाई स्त्री केसर का मुख्य भाग कौन है सर? स्त्री केसर का मुख्य भाग अंडाशय है। तो गुरु बीजाणु पर्ण जो है वो कौन थी सर? स्त्री केसर, यानी वर्तिका अंडाशय। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। अगर तू इन तीनों को, ये तीनों तेरे स्त्री केसर हैं, ये तेरे तीनों स्त्री केसर के भाग हैं, और तो इन तीनों को गुरु बीजाणु पर्ण बोल रहा है, तो जरा सोच, ये भी एक गुरु बीजाणु पर्ण, ये भी एक गुरु बीजाणु पर्ण है, ये भी एक गुरु बीजाणु पर्ण है। तो मैंने तेरे से यही तो पूछा, अंडाशय का दूसरा नाम क्या?
आप बोलेंगे सर आपने ये बताया नहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बॉबी कुमार बसकर कॉपी पेस्ट करे जा रहा है। सोचो, अंडाशय का दूसरा नाम गुरु बीजाणुपर्ण है। हां। वर्तिकाग्र को हम गुरु बीजाणुपर्ण बोल सकते हैं। हां। वर्तिका को हम गुरु बीजाणुपर्ण बोल सकते हैं। हां। अंडाशय को हम गुरु बीजाणुपर्ण बोल सकते हैं। जी हां, क्योंकि ये तीन कौन है? स्त्री केसर, जिसको हमने बोला अंडप। अरे स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या था? अंडप। यानी ये तीन मिलकर अंडप या ये तीन मिलकर स्त्री केसर। अंडप या स्त्री केसर को हम बोल रहे हैं गुरु बीजाणुपर्ण, यानी पर्ण का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन। ये जो पत्ती जो थी, ऐसी पत्ती थी, ये पत्ती नुमा संरचना इस तरीके से मॉडिफाई हो गई है, रूपांतरित हो गई है। तो ये कौन है? ये एक पर्ण है, ये एक पत्ती है। तो इस पत्ती का ये वाला भाग भी तो पत्ती का ही है, ये भी तो पत्ती का ही मॉडिफिकेशन है, ये भी तो पत्ती का ही मॉडिफिकेशन है। तो हमने अंडाशय को क्या बोला? गुरु बीजाणु धानी नहीं, गुरु बीजाणु पर्ण। सर इसको हम कार्पल भी बोल सकते, तो भोंदूलाल तो नहीं हो तुम, है? वो इस कार्पल। अंडप का दूसरा नाम है कार्पल, स्त्री केसर का दूसरा नाम है पिस्टिल। सर हम अंडाशय को कार्पल बोलेंगे? अरे ये तीनों चीजें मिलकर कार्पल कहला रही है ना। ऐसे तो फिर पराग कोश को भी लघु बीजाणुपर्ण बोल सकते हैं। सर अब अच्छा सोच, पराग कोश को हमने लघु बीजाणुधानी क्यों बोला था? दिमाग लगा। हमने पराग कोश को लघु बीजाणुधानी क्यों बोला था? क्योंकि उस पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु बने थे। यहां पर ये जो संरचना जो है, ये इसको हम गुरु बीजाणुधानी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर गुरु बीजाणु नहीं बन रहे हैं। इसके अंदर एक संरचना है जिसके अंदर कौन बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। अब बता, इस संरचना के अंदर अगर गुरु बीजाणु बनेगा तो ये गुरु बीजाणुधानी कहलाएगी कि ये संरचना गुरु बीजाणुधानी कहलाएगी? कल तेरे को समझाया है। आई बात समझ में? क्लियर है? दंडना दंडन। तो ये चीज याद रखना, भूल मत जाना, याद रखिएगा। ठीक है? तो ये चीज मैं कल बताना भूल गया था और मेरे को लगा चलो आज बता देता हूं। मैंने सोचा थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाकर अगर आंसर कर लें तो ठीक है, लेकिन नहीं कर पाए, इट्स ओके। अभी चीज क्लियर हो गई है, समझ में आ गया। दंडना दंडन, तो कई सारी बुक्स में आपको ये अंडाशय का दूसरा नाम गुरु बीजाणुपर्ण दिख जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है? आइए, तो पहला बिंदु हमने क्या लिखा कि सर अंडाशय को गुरु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। ठीक है? लिख दूं, ऐसे लिख दूं? चलिए पॉइंट वाइज लिखते हैं। अंडाशय यानी ओवरी को गुरु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। आई नो कंफ्यूजन क्यों होएगा, क्योंकि आप बोलेंगे सर जब स्त्री केसर को हमने गुरु बीजाणुपर्ण बोला, उसी प्रकार पुंकेसर को हमने लघु बीजाणुपर्ण बोला, तो स्त्री केसर का भाग अंडाशय अगर गुरु बीजाणुपर्ण है तो पुंकेसर का भाग परागकोश भी तो लघु बीजाणुपर्ण हो सकता था। मैंने कहा बिल्कुल सही दिमाग लगाया, लेकिन डिफरेंस क्या था? परागकोश के अंदर क्या बन रहे थे? लघु बीजाणु। अंडाशय के अंदर लघु बीजाणु नहीं, अंडाशय के अंदर एक संरचना है, उसके अंदर बन रहे हैं कौन? गुरु बीजाणु। ये डिफरेंस है। डन सृष्टि? क्लियर है? एनिमल्स में मेल गैमेट बिना फर्टिलाइजेशन के एक बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं बना सकता, जबकि क्या? प्लांट्स में मेल गैमेट्स बिना फर्टिलाइजेशन के नहीं, प्लांट्स में भी ऐसा नहीं होता कि मेल गैमेट बिना फीमेल गैमेट के अंदर ही काबिलियत होती है नया शरीर बनाने के लिए। हाँ जी, चलो जी। तो पहला बिंदु, अंडाशय को हम गुरु बीजाणुपर्ण भी कहते हैं, अंडाशय को गुरु बीजाणुपर्ण भी कहा जाता है। चलिए जी, दूसरा बिंदु। अब आगे बढ़ते हैं। अंडाशय के भीतर क्या मिलती है? ध्यान से सुनना। ये जो अंडाशय जो है,
ये जो अंडाशय जो है मेन कौन है बेटा, ये हमारा अंडाशय। इस अंडाशय के भीतर जो खाली जगह होगी, इस अंडाशय के भीतर जो खाली जगह होगी, उस खाली जगह को मैं क्या बोलूंगा, गुहा बोलूंगा। खाली जगह क्या कहलाती है, गुहा। हां सर, गुहा। किसकी गुहा है जरा सोचो सर, आप इसको अंडाशय की गुहा बोल सकते हो। अरे बांगड़ू लाल, ये अंडाशय है तेरा, ये तेरा अंडाशय है, ये तेरी वर्तिका है, ये तेरी वर्तिकाग्र है। अंडाशय के अंदर जो खाली जगह होगी, क्या तू उसे अंडाशय गुहा बोलेगा कि नहीं बोलेगा, इतनी सी बात मैं पूछ रहा हूं। ये अजी अंडाशय, इसके अंदर खाली जगह क्या कहलाएगी, ओवरी की कैविटी कहलाएगी, ओवरी की ल्यूमन कहलाएगी, ओवरी की गुहा कहलाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है सर, हमारी एनसीईआरटी में इसको अंडाशय गुहा ना लिखकर क्या लिखा हुआ है, गर्भाशय गुहा है। हां, देख मैं बहुत सीरियसली इस बार इस बेसिस पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आए। सर क्या ये चीज लिखी हुई है, देख दिखा रहा हूं मैं तेरे को। यहां पर तू जब पढ़ेगा तो यहां पर तेरे को क्या दिखाई देगा, गर्भाशय गुहा दिखाई देगा। यहां पर वर्ड ये देख, गर्भाशय गुहा, जिसको कोष्ठक भी बोला गया है। ये तेरी एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है। अब दिमाग खराब हो जाता है क्या कि अंडाशय के भीतर एक खाली जगह और आप उसको बोल रहे हो गर्भाशय गुहा। गर्भाशय कहां से आ गया यार यहां पर, गर्भाशय तो एनिमल्स में होता है ना, बोलते ना। अरे सर यूट्रस, गर्भाशय को हम तो यूट्रस बोलते हैं। गर्भाशय जो होता है इसको तो हम अंग्रेजी में यूट्रस बोलते हैं। ये यूट्रस कहां से आ गया इसमें, है ना। कहीं ना कहीं माथा खराब हो जाता है ना। तो सर ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया, तो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। होना यहां पर अंडाशय गुहा चाहिए था, लिख दिया गर्भाशय गुहा। अब आप मुझे बताइए, गर्भाशय एक जगह होती है जहां पर बच्चा विकास करता है। यही होता है ना। अगली पीढ़ी जो होती है, जैसे मैंने बोला मेरी जो अगली पीढ़ी है वो कहां पर विकसित होएगी, माता के गर्भ में। यानी गर्भाशय वो खाली जगह है जहां पर विकास होएगा अगली पीढ़ी का। डन। अब आप मुझे बताइए, एक पेड़ की अगली पीढ़ी कहां होती है, एक पेड़ की अगली पीढ़ी कहां पर है, बीज के अंदर है कि नहीं है। सोच, सीड के अंदर है कि नहीं है, बीज के अंदर। दिमाग लगा, एक बीज के अंदर अगली पीढ़ी होती है। हां, तो वो बीज कहां बनेगा बेटा, वो बीज बनता है यहां पर। यानी इसी अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है सर, बीज का निर्माण होता है। और बीज कौन है सर, अगली पीढ़ी है। और अगली पीढ़ी अगर इसके अंदर विकसित हो रही है तो यह संरचना एज ए गर्भाशय काम कर रही है या नहीं कर रही है। सिंपल सा कनेक्ट करना था चीज को और चीज को समझना था। अगर आप कनेक्ट करेंगे, चीज को समझेंगे तो समझ में आएगा। कोई आपसे पूछ नहीं रहा कि गर्भाशय गुहा काहे बोला, बताओ। नीट में कोई नहीं पूछेगा तेरे से कि गर्भाशय गुहा क्यों बोला, लेकिन हमें कंसेप्ट समझना था कि हमने इसको गर्भाशय गुहा क्यों बोला। क्योंकि गर्भाशय वो जगह होती है जहां पर अगली पीढ़ी विकसित होती है। और एक पेड़ की अगली पीढ़ी कौन होती है सर, बीज होता है। बीज यहां पर विकसित होएगा। जब बीज यहां पर विकसित होएगा, इस बेसिस पर हमने क्या बोला कि यह खाली जगह गर्भाशय की तरह काम कर रही है। डन, क्लियर, दंडन अदंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इतना सा कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि यहां पर अंडाशय गुहा मिलती है, जिसको हम गर्भाशय गुहा भी बोल देते हैं। चलिए लिख देते हैं, अंडाशय के भीतर खाली क्षेत्र को गर्भाशय या अंडाशय गुहा, मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। गर्भाशय या अंडाशय गुहा कहते हैं। अच्छा, एक और चीज, क्या ये खाली जगह थी और खाली जगह को याद कर क्या हमने कोष्ठक बोला था या नहीं बोला था लक्ष्मण प्रजापति? बस स्पैम नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? थम्स अप मत दो, जब मैं पूछूं तब थम्स अप देना। जरा सोचिए, ये जो गर्भाशय गुहा, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह कोष्ठक की तरह है या नहीं? सोचो,
कोष्ठक है, हाँ सर। खाली कमरा है, हाँ सर, तो इसको हमने कोष्ठक भी बोल दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, ये चीज 11th क्लास के एक चैप्टर में आएगी जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बीजांड न्यास। अभी प्लीज इतना सा देखकर मुझे बस इतना सा कॉमन सेंस लगाकर इतना सा बताना, सोचना, ध्यान से सुनना। ये तेरे को अंडाशय दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर। मैंने बोला हमारे पास कुछ है क्या? डिक्चिक 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 डिक्चिक, पानी की बोतल नहीं है। चलो ऐसे मान लेते हैं, ये मान लो ये हमारी क्या है बेटा? वही स्त्री केसर है जिसमें ये वर्तिकाग्र है, ये पतली सी वर्तिका और ये पूरा अंडाशय है। ठीक है, अब मैं तेरे से कह रहा हूं मैंने इस अंडाशय को काटा। कैसा काटा? अनुप्रस्थ काटा। अनुप्रस्थ काटने के बाद जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये गोल गोल दिखाई देगा, गोल गोल दिखाई। अरे मेरे भाई, इसको जब काटूंगा, ऐसे काटूंगा, काटने के बाद जब देखूंगा सामने से तो गोल गोल दिखाई देगा। बोलो मेरे भाई, इतनी सी बात, काहे बिना फालतू में शुभम पटेल यहां पर फिर तो पिटने का काम कर रहा है। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, क्या गोल गोल दिखेगा? हाँ सर। यानी इस संरचना को जब हम काटेंगे ऐसे, तो ये ऊपर से गोल गोल दिखाई देगी। हाँ सर दिखाई देगी, हाँ सर दिखाई देगी। इतनी सी बात समझ में आ गई है? हाँ जी, यहां तक चीज समझ में आ गई है। अब जरा सोच, हर एक चीज की, हर एक शरीर का कोई अक्ष होता है, कोई एक्सिस होती है। हाँ सर, इसका ये अक्ष होएगा, इसका ये एक्सिस होएगा, इसकी ये अक्ष होएगी, इसकी ये एक्सिस होएगी, अक्ष 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 होएगी, ये एक्सिस होएगी। अब जब मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या ये संरचना ऐसे दिखाई देगी? सोचो, दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। ये अंडाशय है? हाँ सर। ये अंडाशय है? हाँ सर। और ये उसकी अक्ष है, एक्सिस है। कोई तकलीफ नहीं यहां तक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइएगा, ये अंडाशय अंदर से कितने कोष्ठक से बनी हुई आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी, ये अंडाशय आपको अंदर से कितने कोष्ठक से बनी हुई दिखाई दे रही है? एक बालक है जिसने अपना यूजर नेम लिखा हुआ कालिया नाग। अभी रुक जा, अभी डसता हूं मैं तेरे को, रुक जा। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, ये अंडाशय है, इस अंडाशय के बीच में ये अक्ष जा रही थी, एक्सिस जा रही थी। अरे भैया, जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल का बीच से अक्ष जा रहा है, एक्सिस जा रही है। हाँ सर, ये अंडाशय हमने इसको काटा। हाँ सर काटा। काटने के बाद जब मैं इसको देखूंगा तो इस तरीके से गोल दिखाई देगी। हाँ, और ये सेंटर वाला पॉइंट इसका क्या कहलाएगा सर? अक्ष कहलाएगा। हाँ सर, अक्ष कहलाएगा। बस इतनी सी बात मैंने पूछी। हाँ सर। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं, अंदर कितने कमरे हैं? तूने बोला एक कमरा है, एक कक्ष है, या एक कोष्ठक है? एक कक्ष है, एक कोष्ठक है। हाँ सर, डन, कोई तकलीफ नहीं। बराबर बात समझ में आ रही है? पक्का बराबर बात समझ में आ रही है? अब इधर देखना, ध्यान से देखना, फटाफट देखना। मुझे जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा, सोच समझकर फटाफट कोई भी बच्चा मुझे ये बताएगा, बेटा ये जो अंडाशय जो है ये आगे चलकर किसमें बदलता है, और इस अंडाशय के अंदर क्या मिलता है? बेटा इस अंडाशय के अंदर क्या मिलता है? बीजांड मिलता है। क्या 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 सर? मैंने बोला ये जो स्त्री केसर जो था, इस स्त्री केसर के अंदर ये अंडाशय के अंदर क्या मिलता है सर? इस अंडाशय के अंदर मिलता है कौन सर? इस अंडाशय के अंदर मिलता है बीजांड। भाई इस अंडाशय के अंदर कौन मिलता है सर? इस अंडाशय के अंदर मिलता है बीजांड। बीजांड, हाँ सर। मैंने तेरे से सिंपल सा सवाल पूछा, बहुत नॉर्मल सी बात पूछी, ये बीजांड आगे चलकर किस में बदल जाएगा सर? बीजांड आगे चलकर बदल जाएगा बीज में। तो ये अंडाशय किस में बदलेगा सर? ये अंडाशय बदल जाएगा फल में। अंडाशय किस में बदलेगा सर? फल में। फल में। और बीजांड किस में बदलेगा सर? बीज में। अब आप मुझे बताइए, चैप्टर का नाम क्या था? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर का जब फर्स्ट लेक्चर था तो मैंने आपको बताया था पुष्पीय पादपों का दूसरा नाम क्या है? आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब क्या था? जिसके बीज जो है वो आवृत है, यानी बीज किसी के अंदर है। अजी किसके अंदर है बीज? गुरु यही बीज
किसके अंदर है सर? फल के अंदर है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, बार बार नहीं दोहराऊंगा, एक ही चीज को बार बार रगड़ रगड़ कर वही चीज बार बार दोहराए। अरे बीजांड है जो आगे चलकर बीज में बदलेगा। कब? जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद में। ये बीज जो है ये किसके अंदर है सर? अंडाशय के अंदर। अंडाशय किस में बदलेगा सर? फल में। तो फल के अंदर कौन है? बीज है, यानी बीज आवृत है, किसी के आवरण के अंदर है, किसी के अंदर है। हाँ सर, किसके अंदर है? फल के अंदर है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि आवृत बीज क्यों बोला। हाँ सर। दूसरी चीज, आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने टमाटर खाया है? टमाटर सर, टमाटर हमने खाया ही। अभी अगर तुम्हारे पास टमाटर या नींबू है तो उस टमाटर और नींबू को खोलिए, उसका एक अनुप्रस्थ काट लीजिए, ले लीजिए और देखिए क्या उसमें आपको इस तरीके से ऐसी संरचना दिखाई देगी। देखिए जरा अपने घर पर टमाटर या नींबू को काटिए और देखिए अंदर ऐसी संरचना दिख रही है। हाँ सर, दिख रही है। अब अगर आपको ऐसी संरचना दिख रही है और अंदर ही अंदर आपको बीज भी दिख रहे हैं, सर बीज भी है, सर बीज है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बीज है मेरे भाई। सर टमाटर के बीज हैं, सर नींबू के अंदर भी बीज है। मैंने कहा हाँ। तब आप मुझे बताइए बीज जो है, ये जो बीज जो है ये किससे बने? सर बीज जो है बीजांड से बने, यानी अंदर बीजांड होगा जो बीज में बदला होगा। तो बताओ मेरे भाई, ये नींबू और ये जो संतरा और ये जो टमाटर जो है ये क्या है? सर ये तो फल है। मैंने कहा बिल्कुल। तब आप मुझे बताइए यहां पर ये जो संतरा हो गया, ये जो नींबू हो गया, ये जो आपका क्या बोला था अभी, टमाटर हो गया। दिमाग लगाओ, अगर ये सारे के सारे अंडाशय अंदर से आपको एक कोष्ठकीय दिख रहे हैं या बहु कोष्ठकीय दिख रहे हैं, बस इतना सा कंसेप्ट समझाना था कि हो सकता है अंडाशय अंदर से एक कोष्ठक से बना हो, एक कक्ष से बना हो सकता है अंडाशय के अंदर कई सारे कक्ष हों, कई सारे कोष्ठक हों, कहीं ना कहीं सेप्टम दरार अंदर से इस अंडाशय को अंदर से कई सारे कोष्ठकों में परिवर्तित कर सकती। तो बस इतनी सी चीज आपको बतानी थी कि ये बहुकोष्ठकीय हो सकते हैं और एकल कोष्ठकीय संरचना भी हो सकती है किसके अंदर? अंडाशय के अंदर। हालांकि ऐसा डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इस चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पुष्पीय पादपों की आकारिकी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन। तब वहां पर याद दिलाऊंगा कि ऐसी कोई चीज हमने पढ़ी थी क्या कि अंडाशय अंदर से बहुकोष्ठकीय भी हो सकता है, एकल कोष्ठकीय भी हो सकता है। सर बहुकोष्ठकीय कैसे हो सकता है? उनको तो हम गिन सकते हैं ना। गुज्जर राज कह रहा है हम तो इनको गिन सकते हैं। बहुकोष्ठकीय मतलब इसके हिसाब से, गुज्जर राज के हिसाब से बहुकोष्ठकीय का मतलब जिसको हम कभी गिन ना सके, और एकल कोष्ठकीय का मतलब सिर्फ एक, बहु का मतलब जिसको हम कभी गिन नहीं सकते, यानी इनफाइनाइट है भाई। गुज्जर राज मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये जो कंसेप्ट है ना क्या कि सर एकल का मतलब एक और बहु का मतलब बहुत सारे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसा दिमाग में अगर कंसेप्ट है तो बेटा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हम उनके लिए इनफाइनाइट वर्ड यूज में लेते हैं, बहु वर्ड यूज में नहीं लेते हैं, मल्टी वर्ड यूज में नहीं लेते हैं, इनफाइनाइट वर्ड यूज में लेते हैं। मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। यस बिल्कुल काउंटिंग कर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़े। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बेटा। और यहां पर हमने बोल दिया अंडाशय के भीतर खाली क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? गर्भाशय गुहा या अंडाशय गुहा बोलते हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा बिंदु। अब तीसरा बिंदु समझिएगा, ये हटा दो, यहां पर ये कंसेप्ट समझ में आ गया था कि ऐसे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, यहां तक की बात क्लियर है मेरे भाई। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यह है अंडाशय की भित्ति। तेरे को अंडाशय की भित्ति दिखाई दे रही है? हां सर। अब ये अंडाशय की भित्ति कुछ कुछ जगहों से फूली हुई होती है।
कुछ कुछ जगहों पर क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जहां जहां से फूलती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, नाड़ बोलते हैं, नाड़। सर ये नाड़ शब्द कहां से आया? सोच, गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक नलिका के साथ में पैदा होता है जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। हाँ सर, उसी अम्बिलिकल कॉर्ड को हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं, नाड़ बोलते हैं। यानी एक उभार, यानी एक संरचना जो अति वृद्धि करी है। अति मतलब ज्यादा वृद्धि करी है। यानी ये जो गर्भाशय की जो भित्ति जो थी, ये जो अंडाशय की जो भित्ति जो थी, ये इस तरीके से थोड़ी सी वृद्धि कर रही है। इस संरचना को बोला जाता है क्या, अपरा। ये संरचना जो है इसको हमने क्या बोला है गुरु, अपरा कहा है, अपरा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा, और हिंदी में क्या बोल देते हैं, अपरा। तो ये फूला हुआ भाग जो है किसमें, अंडाशय भित्ति का जो फूला हुआ भाग है उसको हमने क्या बोला है, अपरा। और इसी अपरा से निकलता है कौन, इसी अपरा से निकलता है कौन, बीजांड। इसी अपरा से निकलता है कौन, बीजांड। अब मुझे बता, अपरा तेरे को यहां पर एक दिखाई दे रही है? हां सर। अपरा एक से ज्यादा हो सकती है? हां सर। अगर एक होएगी अपरा तो एक बीजांड, एक से ज्यादा होएगी अपरा तो कई सारे बीजांड। अगर एक बीजांड होएगा तो फल में कितने बीज, एक बीज। और अगर कई सारी अपरा होंगी यानी कई सारे बीजांड होंगे तो फल के अंदर कई सारे बीज। बोले इतनी सी बात समझ में आई? बोला नहीं समझ में आई, क्योंकि हमें भोंदूलाल, हमको एक ही बार में समझ में नहीं आती है बात। कोई है ऐसा जो कहे सर प्लीज रिपीट कर दो, हमको समझ में नहीं आया? है भाई शक्तिमान? कौन सी बुक के प्रश्न कराते हैं? जो नीट में क्वेश्चन आएंगे उसके प्रश्न कराते हैं। बताओ, कोई है ऐसा जिसको ये चीज समझ में ना आई हो? उनको नहीं आई होगी जिसका ध्यान कॉपी पेस्ट करने में होगा। और भैया देखो, हम बार बार इतनी सी चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये है बीजांड, ये इस फूले हुए भाग से निकल रही है। इस फूले हुए भाग को हमने बोला है अपरा। अगर कई अपरा तो कई बीजांड, एक अपरा तो एक बीजांड, एक बीजांड मतलब एक बीज, कई सारे बीजांड मीन्स कई सारे बीज। यानी फल के अंदर या तो एक बीज होएगा या कई सारे बीज होंगे। यानी अंडाशय भित्ति का फूला हुआ भाग अपरा कहलाता है। अपरा कहलाता है जिससे बीजांड जुड़ा होता है, या जिससे बीजांड उत्पन्न होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जिससे बीजांड जुड़ा होता है। सिंपल क्या कि अंडाशय भित्ति जो है उसका फूला हुआ भाग जो है वो क्या कहला रहा है, अपरा कहला रहा है गुरु। और ये जो अपरा जो है, इसी अपरा से कौन जुड़ा होता है, बीजांड जुड़ा होता है। अब बात आ रही है अंडाशय के अंदर अगर एक बीजांड हुआ, इट मीन्स आगे चलकर एक बीज बनेगा फल में। अंडाशय के अंदर कई सारे बीजांड हुए, इट मीन्स कई सारे बीज बनेंगे फल में। तो हम यहां पर चौथा बिंदु सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, कि अंडाशय, ऐसे लिख देंगे, अंडाशय आगे चलकर क्या बनाएगा सर, फल बनाएगा। हां सर। और बीजांड आगे चलकर क्या बनाएगा सर, बीज बनाएगा। बीजांड आगे चलकर क्या बनाएगा गुरु, बीज बनाएगा। यह काम कब होएगा, निषेचन के बाद होएगा। सर अपरा और नाड़ एक ही है? हां जी बेटा एक ही है, एक ही चीज है। ये अपरा क्या है, अपरा क्या है, फूला हुआ भाग। फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, नाड़। जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपरा या ये नाड़, ये फूला हुआ भाग है अंडाशय की भित्ति का, जिस पर कौन लगे हुए हैं, बीजांड लगे हुए हैं। हमने बोला अंडाशय किस में बदलेगा, फल में। बीजांड किस में बदलेंगे, बीज में। अजी कब होएगा ये काम? आप बोलेंगे सर ये काम कब होएगा? मैंने कहा जब निषेचन हो जाएगा। मैंने बोला जब क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। यानी निषेचन के बाद, निषेचन के बाद, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। सर क्या बताएं, कौन सा फल है जिसके अंदर एक बीज होता है? तुमने बोला सर
आम, और दो और याद रखने जो तेरी एनसीईआरटी में लिखे हैं, कौन सा? आम और गेहूं और धान। सर ये फल है? हाँ हाँ ये फल है, हाँ जी, आम गेहूं धान। अब ये क्या है सर? फल है। अब इन फलों के अंदर बीज कितने होते हैं गुरु? एक होते हैं। कितना होता है? एक होता है, एक। यानी आम के अंदर एक, गेहूं के अंदर एक, धान के अंदर एक। कौन है? बीज है। यानी इनके अंडाशय में कितने बीजांड थे गुरु? एक बीजांड था। वहीं अगर मैं तेरे से कहूं मुझे बता, वहीं अगर मैं तेरे से कहूं मुझे बता, जल्दी से बता, पपीता, पपीता, तरबूज, ये तो हमने खाया है सर। एक और याद रखना, आर्केड। सर ये हमने खाया नहीं है, ये गुलदस्ते में दिया जाता है। ये जो गुलदस्ता जो होता है उसके अंदर पुष्प जो होते हैं बड़े ही लुभान्वित, मतलब बहुत ही लुभाते हैं। किसके? आर्किड के पुष्प। तो आर्किड, पपीता, तरबूज, तीन उदाहरण याद रखने तुझको एनसीईआरटी के, जिसके अंदर कई बीज होते हैं। यानी कई बीज होते हैं मीन्स अंडाशय में कई बीजांड होते हैं। सर ऑर्किड तो फ्लावर है ना? कौन है ये? सर ऑर्किड तो फ्लावर है ना? हाँ बेटा, ऑर्किड तो फ्लावर है। फ्लावर किसका होता है? फ्लावर तो प्लांट में होता है, तो प्लांट का नाम ऑर्किड है। आर्किड पादप का पुष्प, आर्किड पुष्प। आर्किड पुष्प के अंदर निषेचन जब होएगा तो का बनेगा? आर्किड पुष्प के अंदर अंडाशय होगा। उस आर्किड पुष्प के अंडाशय में कई बीजांड होंगे। साजिया समझ में आई बात? सर केले में तो पेड़ नहीं होते। केले में तो केले में कह रहा हूं, केले में तो बीज नहीं होते। किसने कहा तेरे से बीज नहीं होते? तूने देखा, तेरे को नहीं दिखे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं होते। नहीं सर नहीं होते। एक काम करना, मार्केट में जाना और बोलना कि भैया मेरे को ना केले के चिप्स खाने, चिप्स। जाकर एक बार पूछना केले के चिप्स खाने। केले के अंदर भी बीज होते हैं, लेकिन केला जो होता है वो कई सारी वेराइटीज का होता है। ज्यादातर जो हम केले खाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? एक प्रक्रिया जिसका नाम होता है अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी। जो तुम केला खाते हो उसके अंदर क्या नहीं होते? बीज नहीं होते। और वो केला जो होता है वो एक अनिषेक फल होता है जिसमें बीज नहीं होते हैं। लेकिन नेचुरली, प्राकृतिक रूप से जो केला जो होता है, जो हरे रंग के केले जो होते हैं उसके अंदर बीज होते हैं। डन? मनुष्य में भी ऐसा होता है कि ज्यादा अपरा होगी तो ज्यादा बच्चे बनेंगे। नहीं, हमारे अंदर ह्यूमंस में यह डिपेंड करता है कि बच्चे जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा अपरा होगी। यहां पर डिपेंड करेगा अपरा जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा बीजांड होंगे। उल्टा है क्या? कि अगर अपरा ज्यादा, क्योंकि अपरा से बनता है क्या? बीजांड। ह्यूमंस में उल्टा है, अपरा से बच्चे नहीं बनते, बच्चा और मम्मी मिलकर अपरा बनाती हैं। अगर कंसेप्ट समझ पाया हो अभी तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाया तो अभी इतनी सी बात समझना दोस्त। यहां पर जो मैंने संरचना बनाई ना, ये वाली, ये जो अपरा है ना, अपरा, ये आगे चलकर क्या बना रही है? बीजांड बना रही है। समझना, ये अपरा आगे चलकर बीजांड बना रही है। ठीक? तो अगर अपरा कई सारी तो बीजांड भी कई सारे। डन? ओके सर। बीज एक तरीके से बच्चा है, यानी बच्चा जो है उसका फॉर्मेशन करने के लिए, बीजांड का फॉर्मेशन करने के लिए सर ये अपरा थी। ह्यूमंस में उल्टा है। जब भ्रूण जो होएगा, जब वो गर्भाशय में जाकर चिपकता है, फिर उसके बाद में बनती है अपरा। बांगड़ू लाल सर चौथा पॉइंट रिपीट कर दो। कुछ भी नहीं था। अंडाशय भित्ति का फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है? अपरा। ये अंडाशय है, इसकी ये दीवार है, इसका ये फूला हुआ भाग जो था, ये फूला हुआ भाग, ये अपरा कहला रहा है। हाँ सर। और इसी अपरा से कौन जुड़े हों गुरु? बीजांड जुड़े हुए हैं। बता, इतनी सी बात में क्या चीज समझ में नहीं है? अंडाशय भित्ति का फूला हुआ भाग अपरा, ये अपरा है, इस अपरा से जुड़े हुए कौन? बीजांड। चलो जी, बीजांड की संख्या एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये चौथा बिंदु समझ में आ गया क्या? कि बीजांड जो होते हैं ना, ये बीजांड
इनकी संख्या एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, कई हो सकती है। अगर एक है बीजांड तो इट मींस एक बीज बनेगा। अब जरा सोचे, एक बीज कौन से फलों में होता है? सर आम में, गेहूं में, धान में एक बीज होता है। वहीं अगर मैं पपीते की बात करूं, तरबूज की बात करूं और आर्किड की बात करूं, इसमें कई बीज होते हैं। खत्म, इतना सा था। बिल्कुल सिंपल सोबर लैंग्वेज में हमने चीज लिखी है और समझी है। हाँ जी, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? बीजांड की बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? यही बीजांड। इस बीजांड का दूसरा नाम क्या है? गुरु बीजाणु धानी है। हमें क्या पढ़ना है अब? बीजांड की संरचना की बात करनी है। ये बीजांड आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये बीजांड आपको यहां दिखाई दे रहा है, यहां पर नंबरिंग भी दिखाई दे रही है। हम यहां पर पहले बीजांड की संरचना देखते हैं। आइएगा, देखिए बेटा, बीजांड की संरचना देखिएगा। नॉर्मली बीजांड आपने ये वाला याद रखना है। क्यों सर? रीजन है, ऐसा बीजांड आपने याद रखना है। आराम से देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका बातें करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये अंडाशय और ये अंडाशय का फूला हुआ भाग, जिसको हमने बोला अपरा, और इस अपरा से लटका हुआ है कौन? ये बीजांड। क्या हम थोड़ी देर पढ़ाई कर सकते हैं दिव्यांशु कुशवाहा? एक से अधिक से होएगा। एक से अधिक बीजांड में एक ही परागकण से निषेचन होता है? नहीं, कई सारे परागकण जो होते हैं अंकुरित होते हैं, तब जाकर निषेचन होता है। एक परागकण के अंदर दो नर युग्मक हैं, जिसमें से एक नर युग्मक आगे चलकर युग्मनज बनाएगा। एक युग्मनज बनेगा तो एक बीज बनेगा। अब कई सारे बीजांड है, उसके अंदर कई सारे बीज में बदलना है, तो कई सारे परागकणों को अंकुरित होना पड़ेगा। किसके ऊपर? वर्तिकाग्र के ऊपर। ठीक है, हाँ जी। सर जर्मपोर किसे कहते हैं? देख, एक जर्मपोर ये रहा, एक जर्मपोर ये रहा, और एक मेरा ये है जर्मपोर। तुम जानबूझ के यहां पर डांट खाने के लिए आते हो हैं? मुझे बताओ, तुम्हें मजा आता है कि सर थोड़ा सा डांटिए ना, हम पढ़ते लिखते नहीं है। जर्मपोर क्लास में तेरे को समझाया था कि जर्मपोर क्या होता है, भोंदूलाल। हाँ जी, यह है बीजांड। सर उल्टा क्यों याद रखना है? जानबूझ के याद रखना है उल्टा। क्यों सर? रीजन है। क्या रीजन है? अभी बता रहा हूं। देख, यह है बीजांड। अब इस बीजांड में क्या क्या चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी संरचना याद रखनी है? देख, जिसको डिटेल में पढ़ना है, मैंने 2024 का जो आरंभ बैच है उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। जिसको याद पढ़ना है वहां से पढ़ सकता है। मैंने बीजांड के प्रकार पढ़ा है। ऋतु होता है, रज्जु होता है, प्रतीप होता है, सरसीनोट्रोपस होता है, एम्फीट्रोपस होता है, कई सारे एनाट्रोपस होते हैं, कई सारे होते हैं। हम वहां पर ये बात करने ही नहीं वाले। हम सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ने वाले हैं। भैया ये है बीजांड। इस बीजांड के अंदर ये एक डंडीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये डंडीनुमा संरचना, ठीक है, ये है डंडीनुमा संरचना। और ये जो संरचना जो है, ये पूरी संरचना जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, लक्ष्मण प्रजापत टाइम वेस्ट करूंगा मैं बिना फालतू में, मत स्पैम कर। गुलाब में फल होता है? हां होता है। ये जो संरचना जो तेरे को दिखाई दे रही है, ये वाली, इस संरचना को बोलते हैं बीजांड की काया, ओव्यूल बॉडी। और ये जो संरचना जो तेरे को दिखाई दे रही है, ये वाली, ये डंडी, इसको बोलते हैं बीजांड की डंडी, यानी बीजांड वृंत।
तो पहले तो मुझे बता, बीजांड वृंत दिखाई दे रहा है? सर एनसीईआरटी में ऐसा तो नहीं दिया है, तुम्हारे लपाड़ा लगा दे। सर एनसीईआरटी में हमारे ऐसा नहीं दिया है। कैसा दिया है तुम्हारी एनसीईआरटी में? ऐसा दिया है? कैसा है ये? ऐसे लटका हुआ है यूं, इस तरीके से यूं मुड़ा हुआ दिख रहा है। मैंने कैसे दिखाया है यहां पर? सर आपने भी तो ऐसे मुड़ा हुआ दिखाया है। तुम यार चुपचाप बैठकर पढ़ नहीं सकते हो क्या? तुमको पंचायत होती है कि बहुत ज्यादा? है? आराम से चुपचाप बैठ के सुनाई नहीं, तुमको समझ में नहीं आता कि चुपचाप बैठकर पढ़ ले यहां पर? चलो अब मैं यहां पर सामने से कमेंट जो है वो हटा रहा हूं। ठीक है, आज जो है अपन सिर्फ पढ़ाई करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की वजह से टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं यहां से थोड़ी देर के लिए कमेंट हटा रहा हूं। और एक सेकंड रुक जाइए, मैं एक बार याद दिला देता हूं भैया को। 5:30 हो रहे हैं, 6:15 तक। कोई है इधर? कोई है? कोई है इधर? मनोज जी, यार यहां पर कोई तो बैठा करो ना कम से कम। एक बार है ना, बस 6:15 बजे याद दिला देना कि कमेंट जो है कमेंट जो है वो देखने हैं। हटा देना कमेंट, है ना, हटा दो। 6:15 बजे बस मेरे को याद दिला देना। जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, वापस से बनाते हैं इसको। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है अपने को। देख मेरे भाई, ये है अंडाशय। इस अंडाशय का फूला हुआ भाग जो है वो कौन है? बीजांड। ठीक है, कई सारे बीजांड होंगे क्योंकि यहां पर मैं कई सारे अंडाशय बना रहा हूं। सॉरी, कई सारी अपरा बना रहा हूं। ये अपरा है। अगर कई सारी अपरा होगी तो ऑब्वियसली बात है इनसे कई सारे जुड़े होंगे बीजांड। ठीक है, हम पर्टिकुलरली एक बीजांड आपको यहां पर भी दिखा रहा हूं। ये भी बीजांड आप देख सकते हैं। एक बीजांड आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा लटका हुआ और इस तरीके से मुड़ा हुआ है। हम पर्टिकुलरली ये वाला बीजांड देख रहे हैं। क्यों सर? रीजन क्या है कि ये वाला बीजांड देख रहे हो? रीजन है, इसीलिए तो बता रहा हूं। बावड़ा थोड़ी ना हूं कि जान पूछ के मैं इसको बता देता। ये वाला डायग्राम जो है इसको बनाता। कौन सा? मैं ये वाला बीजांड दिखाता तेरे को। और ज्यादातर लोग भी यही वाला बीजांड बनाकर बच्चे को पढ़ाते हैं। मैंने भी यही वाला बीजांड बनाकर पढ़ा है। 80% बीजांड यही वाले ही होते हैं। 80% बीजांड तो होते भी यही वाले हैं, इस तरीके से मुड़े हुए। इस तरीके से हम बस एक काम कर रहे हैं क्या, ये जो बीजांड, जो 80% बीजांड जो ऐसे होते हैं जिनको हम एनाट्रोपस बोलते हैं, प्रतीप बीजांड बोलते हैं, ये वाले बीजांड को मैं जस्ट इतना सा कर रहा हूं क्या, ऐसे बस यूं उल्टा घुमाकर बता रहा हूं। क्यों सर ऐसा उल्टा घुमाकर क्यों बता रहे हो? रीजन है ना सर। क्या रीजन है? बता रहा हूं ना, रुक तो सही। हम जस्ट इस वाली कंडीशन को ऐसा कर कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की एक लाइन जो है वो मैच होने वाली है यहां पर। बस इतनी सी बात थी। एनसीईआरटी की एक लाइन जो समझ में नहीं आती है बच्चों को, वो समझाने के लिए मैं बस तेरे को बता रहा हूं कि हम यहां पर जो बीजांड देखने वाले हैं वो इस तरीके से जो उल्टा है, ऐसे
नॉर्मली आप बीजांड ऐसा देखेंगे, ये वाला देखेंगे इस तरीके से, ये बीजांड आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर इस तरीके से मुड़ा हुआ। हम जस्ट इस बीजांड को उल्टा कर कर ऐसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की एक लाइन इससे संबंधित है। अब इधर देखिएगा, इस बीजांड को हम यहां पर पूरा का पूरा बना रहे हैं। देखिए जनाब, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी थी वो ये समझनी थी कि आपको यहां पर ये जो बीजांड जो था, ये जो बीजांड जो था ये किससे जुड़ा हुआ था सर? ये जुड़ा हुआ था एक फूले हुए भाग से, और उस फूले हुए भाग को हमने क्या बोला था? अपरा बोला था। सर ये अपरा कहां पर है? सर ये अपरा जो है वो अंडाशय की भित्ति पर है। ये हमारा अंडाशय, ये अंडाशय की भित्ति दीवार, उस पर ये फूला हुआ भाग जिसका नाम था अपरा, इस अपरा से जुड़ा हुआ है कौन? ये बीजांड। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, ये अंडाशय हटा देते हैं। किसको हटा दिया? अंडाशय को हटा दिया। हम केवल इस बीजांड की संरचना को देखने वाले हैं। मैंने कहा आइए देखते हैं, हम घुमा कर पढ़ रहे हैं। क्यों सर? वापस से वही बात, रीजन है कुछ। हाँ जी, सबसे पहली बात, ये संरचना जो है इसका नाम आपको समझ में आ गया कि इसको हमने क्या नाम दिया है गुरु? इसको हमने बोला है अपरा। ठीक है, ये अपरा है। ओके सर, इस अपरा से एक डंडीनुमा संरचना निकल रही है। ये डंडीनुमा संरचना जो थी, इस डंडीनुमा संरचना को, इस डंठल को हमने बोला बीजांड व्रंत। ओके सर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सारी की सारी चीजें इंग्लिश में भी लिख दूंगा, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, अब ये तो है बीजांड का व्रंत, ये है बीजांड की डंडी। कौन बेटा? ये जो संरचना जो है ये है बीजांड की डंडी। ओके गुरुजी, ये है बीजांड की डंडी। ओके सर, और ये वाला जो पार्ट जो होता है, ये वाली संरचना जो है, ये वाली संरचना जो है, ये वाली संरचना जो है, ये है बीजांड की काया। इसको हम बोलते हैं बीजांड काया, या काय भी बोल दिया जाता है। काया या काय का मतलब होता है बॉडी। ये है ओव्यूल बॉडी। अच्छा, बीजांड को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में यहां पर लिख देता हूं, ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल की बॉडी है ये ओव्यूल की बॉडी है, ये बीजांड का शरीर है, और ये बीजांड की डंडी है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज कहूं, आप कनेक्ट कर लेंगे, ये बीजांड का शरीर और ये बीजांड की डंडी जहां पर एक दूसरे के संपर्क में है। सर कहां पर संपर्क में? मैंने बोला देख, यहां पर इस जगह पर है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, क्या ये संरचना, ये जगह आपको ऐसी जगह दिख रही है कि जहां पर बीजांड की काया, ये बीजांड की काया और बीजांड की डंडी एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। ये संरचना ये कहलाती है नाभिका। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। चलो इंग्लिश में भी साथ साथ लिखता जाता हूं। अपरा को हमने क्या बोला था? अपरा को हमने बोला था प्लेसेंटा। बीजांड व्रंत को हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और नाभिका को हम बोलते हैं हाइलम। सर हाइलम समझ में नहीं आया। मैंने कहा चल तेरे को उल्टा करा हुआ समझ में नहीं आ रहा, सीधा कर देता हूं तब तेरे को अच्छे से समझ में आएगा। ये देख सर, हमको सीधा कर दो तब अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कहा ये देख सीधा कर देते भाई, मेरे पास सारे इलाज हैं, बस तुम पढ़ो ध्यान से। ये हमने बीजांड बना दिया। हाँ जी सर, ऐसे बना दो, अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे पढ़ ले। ये फूला हुआ भाग, ये फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है? सर ये जो फूला हुआ भाग है इसको हमने बोला था प्लेसेंटा अपरा। ठीक है सर। गुरुजी ये जो डंडी जो थी, ये डंडी क्या कहला रही थी? बीजांड का व्रंत कहला रही थी, बीजांड की डंडी कहला रही थी। मैंने कहा सर जी ये जो संरचना जो थी, ये संरचना जो थी, ये वाली संरचना जो थी, ये बीजांड का शरीर है। मैंने तेरे से इतनी सी बात बोली, ये बीजांड का शरीर,
ये बीजांड की डंडी जहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जहां पर एक दूसरे के संपर्क में है, तो ये वाला क्षेत्र जो है इसको हम क्या नाम देंगे? ये क्षेत्र जो होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? नाभि का नाम देते हैं, हाइलम बोलते हैं। डन। मैंने सीधा करके भी दिखा दिया और उल्टा करके दिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा। अब मैं पर्टिकुलरली फोकस करने वाला हूं बीजांड की काया पर, यानी बीजांड की बॉडी पर, ओव्यूल की बॉडी पर, ओव्यूल के शरीर पर। ठीक है, तो अभी के लिए अगर मैं इस चीज को यहां से हटाऊं, ये पूरा हटा दिया, तो आपके पास में क्या बच गया? आप सीधा बोलेंगे सर ये संरचना बच गई। भाई आपको ये संरचना दिख रही है? हां सर। हमने क्या हटा दिया? सर डंडी हटा दी, और जहां पर शरीर और डंडी एक दूसरे के संपर्क में थे वो नाभि का वो हटा दिए। क्या बच गया? सर शरीर बच गया। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो शरीर जो आप देख रहे हो, इस शरीर में आपको दो आवरण दिखाई दे रहे हैं। हां सर, एक ये वाला आवरण और एक अंदर वाला आवरण, एक बाहर वाला आवरण, एक अंदर वाला आवरण। मैंने कहा हां, चल वापस से वो लगा देता हूं ताकि चीज समझ में आए। तो हमको सर यहां पर दो आवरण दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा हां जी बिल्कुल, दो आवरण आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है बाहरी आवरण और एक है अंदर वाला आवरण। इन आवरणों को हम बोलते हैं अध्यावरण। इनको हमने नाम दिया है अध्यावरण, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। क्या नाम देते हैं? इंटीग्यूमेंट्स, अध्यावरण नाम देते हैं। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब इस अध्यावरण के अंदर कौन है? बेटा ये जो अध्यावरण है, इन अध्यावरण, सर ये अध्यावरण किससे बने हुए हैं? मैंने कहा बेटा अध्यावरण कोशिकाओं से बने हुए। अरे भैया यहां पर कौन मिलेंगी? सर सेल्स। अध्यावरणों में क्या मिलेंगी? सर सेल्स मिलेंगी, कोशिका मिलेंगी। ऐसे बाहर वाले अध्यावरण में भी क्या मिलेंगी? सर सेल्स मिलेंगी, कोशिका मिलेंगी। ठीक है, तो एक तरफ अब पूरा बनाएंगे, बना लीजिए। इस तरीके से क्या मिलेंगी बेटा? कोशिका मिलेंगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर अध्यावरण किससे बने हुए हैं? सर कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है, यहां पर क्या मिल रही हैं बेटा? कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो अध्यावरण में क्या पाई जा रही हैं? सेल्स पाई जा रही हैं। चलो जी, दो अध्यावरण है, इतना सा कंसेप्ट हमको समझ में आ गया है। एक अध्यावरण बाहर का है, एक बाहरी अध्यावरण है, और एक अंदरूनी अध्यावरण है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, दो अध्यावरण है यहां पर। ठीक है सर, कुल मिलाकर यहां पर दो अध्यावरण हैं जो किससे बने हुए? कोशिकाओं से बने हुए। अब सर अध्यावरण के अंदर कौन मिल रहा है? अध्यावरण के अंदर मिल रही है कोशिकाएं। अध्यावरण के अंदर कौन मिल रही है? कोशिका। सर इसके अंदर भी कोशिका मिल रही है। मैंने कहा सर जो अंदर कोशिकाएं मिल रही हैं वो तो एक ऊतक बना रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल। क्या उस ऊतक का कुछ नाम है? हां जी बिल्कुल, उस ऊतक का नाम है। जो इस अध्यावरण के अंदर जो कोशिकाएं मिल रही हैं वो कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बना रही है। मैंने कहा हां। और सर ये जो ऊतक जो अंदर मिल रहा है, इस ऊतक का नाम क्या है? मैंने बोला इस ऊतक का नाम आपने याद रखना है। इसे बोला जाता है बीजांड काय। क्या बोला जाता है? बीजांड काय कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड काय। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूसीलस। अब मैं आपको हिंदी मीडियम छापने वाले की इतनी ब्लंडर मिस्टेक दिखाऊंगा, देखना क्या ब्लंडर मिस्टेक करी। ये जो संरचना जो है ये बीजांड काय क्या है? सर बीजांड काय है, ये बीजांड काय है, और ये है बीजांड की काया। कंफ्यूज मत हो जाना, ये बीजांड की बॉडी है, और ये जो ऊतक जो है इसका नाम है बीजांड काय, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूसिलस। इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज ओव्यूल बॉडी एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल्स इज ए टिश्यू कॉल्ड न्यूसिलस। इंग्लिश में बहुत इजी है। क्या? ये है न्यूसिलस, ये है ओव्यूल की बॉडी। ओव्यूल की बॉडी किससे बनी हुई है? सर आवरण से। उन आवरणों को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। उन कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स के अंदर कौन मिल रही है? सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको हम बोलते हैं न्यूसिलस। बहुत इजी समझ में आता है। हिंदी में कंफ्यूजन का, एक तरफ लिखते हैं काया, फिर लिख देते हैं काय काय काया काय काया काय काया, इसी में ही हो जाता है काय काय काय, है ना। चलो जी डन। तो बीजांड काय कौन है? न्यूसिलस, ये कोशिका है, और ये पूरा अध्यावरण और उसके अंदर न्यूसिलस मिलकर क्या है? बीजांड की काया है। डन। चलिए जनाब, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। कमेंट नहीं खोलूंगा,
जब तक आप पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे मैं नहीं खोलूंगा कमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस खराब हो जाता है पढ़ाने का। अब इधर देखिए, आपको एक जगह दिख रही होगी जहां पर ये अध्यावरण एक दूसरे से अलग हैं, यानी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए हैं। ये जगह दिख रही होगी, हां सर ये जगह, ये वो जगह है जहां पर ये अध्यावरण एक दूसरे से अलग है, दूर है, जिसकी वजह से एक छेद बन रहा है। हां सर, इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। इस जगह को हमने क्या नाम दिया है? बीजांड द्वार। ये जगह जो है इसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। अरे नाम से पता लग रहा है, बीजांड के शरीर का द्वार, बीजांड द्वार, अंग्रेजी में माइक्रोपाइल, MICROPYLE, माइक्रोपाइल। अब ये अगर द्वार आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो इसको मानो पृथ्वी। पृथ्वी का अगर ये सिरा नॉर्थ पोल है तो ये क्या है सर? साउथ पोल। अगर ये ध्रुवीय क्षेत्र है तो ये वाला क्षेत्र भी, इसका भी तो कुछ नाम पड़ना चाहिए। अगर आप इस क्षेत्र को कुछ नाम दे रहे हो तो इस क्षेत्र को भी कुछ नाम दे दो। तो वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र जो है, ये जो जगह जो है, ये जगह यानी बीजांड द्वार के विपरीत क्षेत्र। भैया ये द्वार सर बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के विपरीत जो क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं सर? इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है क्या? निभाग या कैलेजा। इंग्लिश में कैलेजा बोला जाता है। और नहीं याद रहता तो जब कोई बच्चा स्पैम करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? चला जा, क्लास छोड़कर चला जा, तो चला जा। तो चला जा एक्चुअली कैलेजा होता है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं? निभाग। तो ये क्षेत्र है निभाग, ये है बीजांड द्वार। तो ये हमने अभी मार्किंग करी है। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये मार्किंग समझ में आ गई होगी। हेलो, कोई है? कोई बैठ भी नहीं सकता है कि मतलब क्लास में यार, मतलब है क्या? मैं आधे 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं और ये चल रहा है काम। नेट ही बंद हुआ अभी था। VPN बंद है ऑन है? आवाज आ रही है बच्चों? एक बार बताना। आवाज आ रही है? एक बार बताना। यार आज तो कसम से मतलब नौटंकी हो गई है। ये तो खोलो तो पढ़ाने नहीं देते, बंद करो तो पता नहीं पीछे से नेट कब बंद हो जाता है, क्लास कब रुक जाती है। चल रही है? ठीक है। हाँ जी, जिनकी नहीं चल रही है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि वापस से रीस्टार्ट कर दीजिए अपनी क्लास को। चल रही है, क्लास चल रही है। कितनी देर से बंद थी मेरे भाई क्लास? सर 5:45 से क्लास रुक गई थी, ऑलमोस्ट 4 मिनट क्लास रुकी है। मजाक चल गया आज तो तगड़ा वाला क्लास में। अभी मुझे बताइए, अभी क्लास चल रही है? दिख रही है सभी को? चलो मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? इसलिए बोलता हूं कि तंग मत किया करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन अगर बंद कर दिया
मेरे को कमेंट दिखेंगे नहीं, आपकी क्लास अगर बंद हो गई मुझे पता लगेगा नहीं, मैं पढ़ाता जाऊंगा, टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि बाद में जो क्लास आएगी वो ये वाली नहीं आएगी, वो हट जाती है, वो अपने आप ही हट जाती है। जब वो इंटरनेट ही नहीं चलता है वो क्लास हट जाती है, क्लास मतलब वो इतना पार्ट ही नहीं आएगा फिर, तो उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट, मेरी भी एनर्जी वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट। इसलिए बोलता हूं पढ़ाते हुए डिस्टर्ब मत किया करो, फालतू के कमेंट मत किया करो, इलॉजिकल कमेंट मत किया करो। पढ़ाते हुए बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होता है, ठीक है। और आरंभ 2 जब लॉन्च हो जाएगा आपको आरंभ 2 मिल जाएगा, आपका जो भी डाउट है ना आरंभ 2 की क्लास में डाल देना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। मान लो अगर मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा हूं, मान लो आप बोलोगे सर हमारा डाउट सॉल्व नहीं होता, मैंने कहा तुमको एक दूसरा बैच दिया, कौन सा, आरंभ 2। आरंभ 2 में जो क्लासेस हो जाएंगी उन क्लासेस के अकॉर्डिंग, जैसे आज मान लो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्त्री केसर पढ़ रहे हैं, तो उस बैच में जिस दिन स्त्री केसर पढ़ाऊंगा उससे संबंधित अगर आपका कोई डाउट रह गया था, आपने कॉपी में लिख दिया, आपको समझ में नहीं आया, आप उस क्लास में डाल दो, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। डन, ठीक है। अब पढ़ ले। अब चल देखो मैंने कहां तक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको बोला कि दोस्त ये हमारा अंडाशय, उसके अंदर ये बीजांड है, बीजांड ऐसा भी है ऐसा भी है, हम ऐसा बीजांड भी पढ़ सकते हैं ऐसा बीजांड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कौन सा बीजांड पढ़ रहे थे, सर ये उल्टा घुमाया हुआ क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने कहा रीजन था कुछ, क्या रीजन था अभी बताऊंगा। हमने बोला चल ऐसे सीधा करके देख ले, हमने बोला ये कौन था गुरु, ये थी अपरा फूला हुआ भाग जिससे ये डंडी निकली, इस डंडी का नाम क्या है, बीजांड व्रंत, ये बीजांड व्रंत थी। इसी संरचना को हमने उल्टा कर कर देखा, यही संरचना को जब हम उल्टा कर कर देखेंगे तो ये बीजांड कैसा हो जाएगा, इसी संरचना को जब हम उल्टा कर कर देखेंगे, ये संरचना जब उल्टी हो जाएगी, ये संरचना कहां गया, ये संरचना जब उल्टी हो जाएगी ऐसे, तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। हाँ सर होगा ऐसा, दिमाग लगा, ऐसा दिखाई देगा, हाँ सर ऐसा ही तो होगा जो हमें बुक्स में या मॉड्यूल्स में दिखाई देता, ऐसा यही तो था ये, हाँ सर। बस हमने जान पूछ के इसको घुमाकर देखा ऐसे, क्यों, रीजन था, अभी बताने वाला हूं क्या, वो देखने से पहले बस मैंने मार्किंग करी है यहां पर और कुछ नहीं किया कि भैया ये अपरा है, ये बीजांड की डंडी है, ये बीजांड का शरीर है, जहां बीजांड का शरीर और डंडी एक दूसरे के संपर्क में है उस जगह को हमने क्या नाम दिया, नाभिका बोला है, हाइलम बोला। डन, यहां तक। फिर क्लास रुक गई। रुक गई है, वो देखो पीला पीला हो रहा है। आवाज आ रही है बेटा? अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? अभी सही चल रही है? मैं रुक गया था, फिर मैंने कहा ठीक है, अब जब चलेगी ढंग से फिर उसी के बाद अपन बात करेंगे। सर जो हम बनाना खाते हैं आर्टिफिशियल है? हाँ
आर्टिफिशियल मतलब केमिकल्स, पार्थिनोकार्पी से बनाए हुए फ्रूट्स हैं वो। चालिनी नलिका क्या है? तुम बेटा क्लास लो पहले, फिर उसके बाद समझाऊंगा चालिनी नलिका क्या है। पहले ना सेल चैप्टर पढ़ो, फिर उसके बाद पूछना चालिनी नलिका क्या है। चलो, आई नो बहुत बार क्लास बीच में रुकी है, कई बार क्लास बीच में रुक गई है। चलो, जो क्लास छोड़कर चले गए हैं, पेशेंस नहीं था, जो क्लास छोड़कर चले गए, मैं बताना भूला तो नहीं था, मैंने सोचा बीच में बताऊंगा, लेकिन पता नहीं था कि इस तरीके से इंटरनेट का इशू आ जाएगा। कल हमारी क्लास, जो शाम वाली जो क्लास होती है, कल मॉर्निंग में होगी 10 से 11:45 तक होगी या 11:50 तक होगी। ये वाली क्लास 10 बजे से 11:50 तक होगी, और फिर उसके बाद 12 बजे से 1:45 तक हमारी कौन सी होएगी? बैकलॉग वाली क्लास होएगी। तो बैकलॉग वाली क्लास और रेगुलर क्लास साथ साथ होंगी, यानी 10 से ऑलमोस्ट 2 बजे तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है? क्या ये डेली होएगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कल कल के लिए होएगा। फ्राइडे सैटरडे मैंने आपको बता दिया था, फ्राइडे सैटरडे की चीज मैंने आपको बता दी थी कि आपकी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी, क्योंकि मैं 2 दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा। ठीक है? सो ये चीज थी आपको बतानी थी। कल हमारी शाम वाली जो क्लास है, वो शाम वाली क्लास कल नहीं होगी, सुबह होएगी। बस ये चीज थी। सर पीएम का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। एएम पीएम नहीं पता तेरे को है? सॉरी, सुबह होएगी। ये सही लिखा मैंने, 12 PM। अच्छा, इतनी देर से तुम लोग पीएम 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 कर रहे थे। अच्छा, मैं कहूं यार ये पीएम 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 क्यों कर रहे हैं इतनी देर से? चलो, हम वापस से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है? चलिए आइए फिर से पढ़ें, स्टार्ट करें। जो भी अभी तक पढ़ाया था, हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, हम फिर से स्टार्टिंग करते हैं। आइए, देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अंडाशय को हमने गुरु बीजाणु पर्ण बोला था। अंडाशय के अंदर जो खाली जगह थी उसको हमने गर्भाशय गुहा बोला। अंडाशय की भित्ति जो फूल जाती है उसको हमने अपरा बोला, और उस अपरा से क्या निकलता है? बीजांड उससे जुड़ा होता है। ये चीज समझ में आ गई थी। अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या अगर 1 होएगी, इट मींस आगे चलकर बीज 1 होएगा। ऐसे फल जिनके अंदर 1 बीज है वो ये है। ऐसे फल जिनके अंदर कई सारे बीज है, इट मींस उनके अंडाशय में कई सारे बीजांड रहे होंगे। ये हमने बात पढ़ ली थी। फिर हमने बात करी, चलिए हम बीजांड की संरचना देखते हैं। तो ये बीजांड की संरचना जो यहां पर दिख रही है या यहां पर दिख रही है, इसमें ऐसा बीजांड दिख रहा है। कैसा? ऐसा। हमने बोला हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसा पढ़ेंगे। ऐसा कौन सा? ऐसा वाला, ऐसे इस तरीके का। क्यों सर हम ऐसा क्यों नहीं पढ़ रहे, ऐसा क्यों पढ़ रहे? मैंने बोला इसका एक रीजन है, बस उसको समझना था। मैंने कहा चलिए, अब इस संरचना को मैंने यहां पर बनाया और मार्किंग करी सिंपल तरीके से। जिनको ये मार्किंग समझ में नहीं आई है, आइए समझ लेते हैं वापस से। मैंने फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, और अब अगर इस बार नेट गया तो ससुरे नेट की एस्टेस कर देंगे हम। चलिए जी, ये हमारा वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये अंडाशय। ठीक है जनाब, अंडाशय का ये फूला हुआ भाग गुरु सर, ये एक नाड़ थी, ये अपरा थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस अपरा का ये फूला हुआ भाग, ये जो अपरा जो थी, इससे निकलती है कौन? एक डंडी। मैंने कहा ठीक है। और ये डंडी आगे चलकर क्या बनाती है? सर ये डंडी आगे चलकर एक काया बनाती है, शरीर बनाती है। मैंने बोला ये बीजांड का शरीर है, ये बीजांड की डंडी है। ये डंडी और ये बीजांड का शरीर जहां पर दोनों एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, यानी ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये है बीजांड का शरीर, ये है बीजांड की डंडी। जहां पर शरीर और डंडी एक दूसरे के संपर्क में हो, इस जगह को हम क्या नाम देते हैं गुरु? इसको हमने बोला था नाभिका। यह है बीजांड का शरीर, यानी बीजांड की काया।
और ये है बीजांड का व्रंत यानी बीजांड व्रंत। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई थी? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई थी? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई थी? इसमें किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी? जल्दी से मुझे बता दीजिए, सिंपल सी चीज थी। डन। अब हमने आगे की बात करी कि भैया ये जो बीजांड की काया जो है, ये जो बीजांड का शरीर जो है, ये किससे ढका हुआ है? सर ये आवरण से ढका हुआ है। इन आवरणों को हमने क्या बोला था गुरु? अध्यावरण। ये क्या कहला रहे थे? अध्यावरण। मैंने कहा ठीक है। इस अध्यावरण के अंदर कौन मिल रही थी? आपने बोला सर कोशिकाएं मिल रही है। मैंने बोला इन कोशिकाओं का जो समूह जो है वो क्या कहला रहा है? आपने बोला इन कोशिकाओं के समूह को हमने बोला बीजांडकाय। क्या नाम दिया? बीजांडकाय नाम दिया। यहां तक की बात भी आ गई थी समझ में? यहां तक इस समूह को हमने क्या नाम दिया था? बीजांडकाय। और ये पूरा शरीर क्या कहला रहा था? बीजांड की काया। डन। यहां तक भी क्लियर है सबको? जहां पर अध्यावरण यानी ये आवरण एक दूसरे से दूर दूर थे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर थे, ये द्वार क्या कहला रहा था? सर बीजांड द्वार कहला रहा था। यानी बीजांड का द्वार एक छेद है, बीजांड का शरीर का एक छेद है, बीजांड द्वार कहला रहा था। बीजांड द्वार के विपरीत सिरा, ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा जो है, इसको हमने बोला निभाग। क्या नाम दिया? निभाग। ये चीज हमने यहां तक पढ़ी थी और इसको हमने इंग्लिश में नाम दिए थे। बीजांड द्वार को हमने बोला था माइक्रोपाइल, इसको हमने नाम दिया था न्यूसिलस। न्यूक्लियस मत कर देना, क्या बोलते हैं? न्यूसिलस, ना कि न्यूक्लियस। अध्यावरण को हमने बोला इंटीग्यूमेंट। निभाग को हमने बोला चैलेजा या कैलेजा। बीजांड की काया को ओव्यूल बॉडी। बीजांड व्रंत को हमने नाम दिया फ्यूनिकल। नाभिका को हमने नाम दिया हाइलम। डन। ये हमने मार्किंग करी थी बस, और कुछ नहीं किया। हमने जस्ट ये मार्किंग करी थी और कुछ नहीं किया, है ना? नेट जाने से पहले भी मार्किंग करी, नेट आने के बाद भी मार्किंग करी है, और कुछ नहीं किया अभी तक। बोलो भैया, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी इंग्लिश में भी नाम याद रखना है? हाँ याद रखना है बेटा, मैं साफ साफ बोलूंगा, याद रखना है। ठीक है? तो भैया अपने सर बायोलॉजी सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या अपरा को ही बीजांड आसन बोलते हैं? बीजांड आसन, हां अपरा को बीजांड आसन बोल सकते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी याद बात दिलाई। ये जो अपरा जो थी, इस अपरा को हम बीजांड आसन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? कि आसन का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई चीज टिकी हुई है। अब बीजांड किसके ऊपर टिका हुआ या किससे जुड़ा हुआ, उसका आसन कौन है? सर यही तो है, ये फूला हुआ भाग। तो ये अपरा को हम बीजांड आसन भी बोल सकते हैं। प्लेसेंटा जो है, इसको हम बीजांड आसन भी बोल सकते हैं। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब चीज को समझते हैं। क्या कि सर आपने ये जान पूछ के उल्टा क्यों बनाया है, ये उल्टा क्यों बनाया है, वो समझाना है आपको। क्या देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड काय की, दिखाना एक बार कमेंट दिखाना, बीजांड द्वार की तरफ सुनना, मेरी बातों को सुनना, और आपका ध्यान बिल्कुल 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 वहां पर होना चाहिए जहां मैं शब्द बोल रहा हूं। बीजांड द्वार की तरफ बीजांड काय की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। बताइए क्या मैंने सही बनाया है? बताइए क्या मैंने सही बनाया है? बोलो, क्या मैंने सही बनाया है? बताओ जल्दी से, क्या मैंने सही बनाया है? जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग मैंने चीज बनाई है या नहीं बनाई? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जहां पर मैंने कोशिका बड़ी होते हुए आपको दिखाई दी है, क्या वो बीजांड द्वार की तरफ है या निभाग की तरफ है? सर निभाग की तरफ है। ठीक है, तो सुनना, क्या यहां पर एक कोशिका आकार में बड़ी होती है, और इस कोशिका का निर्माण कैसे हुआ वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है और हम भी नहीं पढ़ने वाले। क्यों?
जब एनसीईआरटी में नहीं है तो मैंने आपको बोला था इस बार हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीज पढ़ने वाले। हाँ, जिसको पढ़ना है कि सर ये कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, जो बीजांड द्वार की तरफ ये जो कोशिका आकार में बड़ी है इसका निर्माण कैसे हुआ, 2024 का आरंभ बैच खोलकर देख लेना, वहां पर सारा पढ़ा है। यहां पर क्यों नहीं पढ़ा रहे, 3 दिन 4 दिन 5-6 दिन से तुमको लगातार बोल रहा हूं, ओनली एनसीईआरटी पर फोकस, सीधा सीधा। ये कोशिका जो आकार में बड़ी है कंपैरेटिवली दूसरी कोशिका से, इस कोशिका का नाम है एमएमसी। यहां पर नाम दिया जाता है क्या, एमएमसी। सर थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा नहीं, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा। एमएमसी, इस कोशिका का नाम क्या है, एमएमसी। इसको हम क्या बोलते हैं, एमएमसी। तो एमएमसी किधर की तरफ बनती है, सर एमएमसी की फुल फॉर्म बता रहा हूं, ये एमएमसी किधर की तरफ बनती है, जरा सोचो, इधर की तरफ। अब देखिए, अब खुद सोचिए, एमएमसी अगर मैं तेरे को इन दोनों बीजांड में अगर मैं बनाऊंगा तो एमएमसी इस वाली संरचना में यहां और इस वाली संरचना में यहां, क्या ओरिएंटेशन तुमको नहीं लग रहा है, सर यहां तो नीचे की तरफ बन रही है, यहां ऊपर की तरफ बन रही है। बस इतना सा वर्ड समझ में आ रहा है कि अगर इस वाले बीजांड में देखूं तो ऐसा लग रहा है नीचे की तरफ बन रही है, और इस वाले बीजांड में देखूं तो ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ बन रही है। इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए एनसीईआरटी ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो कोशिका जो है जिसका नाम है एमएमसी, फुल फॉर्म क्या अभी बता रहा हूं, ये एमएमसी किधर की तरफ बनती है, याद रखना बीजांड द्वार की तरफ बनती है, भूल मत जाना। कौन, एमएमसी जो है, एमएमसी सर फुल फॉर्म मेगा स्पोर मदर सेल, सर हिंदी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये किधर की ओर है बेटा, याद रखना है, भूलना नहीं है। ये किधर की ओर बनी है, सर ये बनी है बीजांड द्वार की ओर। ये किधर मिल रही है, बीजांड द्वार की ओर उपस्थित है। कहां पर उपस्थित है गुरु, बीजांड द्वार की ओर उपस्थित है। कौन, ये एमएमसी। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं खींचेगा इसको, खींचेगा। हाँ जी, ये जो, लेकिन ये किसी कोशिकाओं के बीच में है, खाली जगह पर नहीं है। कहीं तो सोच रहा सर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पुचक करके नीचे आ जाए, सर यहां पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये यहां से पुचक करके यहां पर अटक जाए, यहां से बाहर आ जाए। अरे भैया ये कोशिकाओं के बीच में है। यहां पर तेरे को डायग्राम से जानबूझकर बनाकर दिखाया कि ये कोशिकाओं के बीच में, और ये द्वार बहुत छोटा होता है रे। डन, क्लियर है। अब इधर देखिएगा, फोकस करिएगा यहां पर जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी से मेरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। आपको लघु बीजाणु मात्र कोशिका याद आ रहा है, जल्दी से फटाफट, 2 दिन पुरानी क्लास की बात है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पर थी, फटाफट। कार्तिकी मिश्रा, इसका नंबर नोट कर लेना एक बार। हाँ जी मनोज जी, एक काम करना, ये ना पन्ना जो यहां पर चिपका देना यहां पर, और है ना नंबर नोट करते जाना जिनका मैं नाम बोलूं। एक बार थोड़ा जोर से बोल दो, इनको लगता है कि कोई बैठा नहीं हुआ है। ठीक है सर। हाँ, नंबर है ना इनका, नोट करते जाना, कार्तिकी मिश्रा नाम से। हाँ जी, हाँ भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो कहां पर थी, लघु बीजाणु धानी के अंदर थी कि नहीं थी, इतना सा कंसेप्ट याद कर। अरे ये 4 लघु बीजाणु धानी थी, हाँ सर, चारों लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु जन ऊतक था, हाँ सर, 4 भित्तियां थी, हाँ सर। यहां पर ऊतक जो था, उस ऊतक को तूने क्या बोला था, सर बीजाणु जन ऊतक बोला था, और उस बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या कहला रही थी, याद कर। ये लाइन याद आ रही है,
याद आ रही है? ये बीजाणुजन ऊतक था। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या कहला रही थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यानी इस लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है या बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है? सर यहां पर बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, 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 लेकिन यहां पर देख केवल एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या डिफरेंस आपको समझ में आया? क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आया? केवल एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, वहां पर ढेरों क्या थी? सॉरी, केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, वहां पर ढेरों क्या थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या ये इतना सा कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यह है एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी इस बीजांड के अंदर एक लघु बीजाणु, इस बीजांड के अंदर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। कौन है? एक गुरु। बार बार वो लघु लघु आ रहा है, आप समझिएगा। इस बीजांड के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। इस बीजांड के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। इस बीजांड के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका नीचे ऊपर मत करना। कहां पर है? सर ये बीजांड द्वार की तरफ है। किधर की तरफ है? बीजांड द्वार की तरफ है, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक, चलें, डन, पक्का 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 पक्का, चलें आगे। ठीक है सर, अब क्या होएगा? ये अगर मात्र कोशिका है तो आप मुझे बताएंगे इस मात्र कोशिका में क्या होएगा। अगर ये मात्र कोशिका है, अगर ये मात्र कोशिका है तो याद कर वहां पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था? कौन सा विभाजन हुआ था सर? अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। 4 लघु बीजाणु बने थे। हां सर, तो जरा दिमाग लगाइए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होएगा, इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होएगा, इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो क्या बनेंगे सर? 4। क्या बनेंगे सर? गुरु बीजाणु बनेंगे। सर ये तो गुरु बीजाणु चतुष्क बन गया। मैंने कहा हां। क्या बन गया सर? गुरु बीजाणु चतुष्क बन गया। गुरु बीजाणु का चतुष्क बन गया। 4 गुरु बीजाणु बन गए। जल्दी से मुझे बताइए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को मैं क्या नाम दूंगा? और ये हैप्लॉइड होंगे। अब इतना बार बार नहीं रिपीट करूंगा, तो अच्छे तरीके से जानता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होएगी वो डिप्लॉइड होएगी, और इस डिप्लॉइड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो हैप्लॉइड कोशिका बनेगी, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? गुरु बीजाणु। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेगास्पोर। अब तुम खुद बताओ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जरा खुद सोचो। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहला रही थी? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी सर? गुरु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु जनन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। बताओ, इतनी सी बात, लल्लू सी बात, बताओ इतनी सी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं है? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से बना सकता हूं? हाँ जी, देखना इधर, फोकस फोकस फोकस, कैमरामैन फोकस, ध्यान से। कितनी थी सर? ये एक गुरु बीजाणु थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी। बाकी कौन था सर? आसपास कौन था? आसपास थी कौन? बीजांडकाय की कोशिका। ये कौन है सर? ये बीजांडकाय है। अरे न्यूसिलस था कि नहीं था? बांगडू लाल, ये आसपास कौन था? न्यूसिलस। कौन था? बीजांडकाय। उसके अंदर एक कोशिका जिसका नाम एमएमसी। एमएमसी में क्या हुआ सर? अर्धसूत्री विभाजन। कितने? एक अर्धसूत्री विभाजन होएगा तो क्या बनेगी सर? 4 कोशिका। 4 कोशिका, 4 कोशिका, 4 कोशिका। चारों कोशिका कैसी है सर? अगुणित है, अगुणित है, अगुणित है। मैंने कहा बहुत बढ़िया।
अब आप मुझे बताएंगे सोच समझकर, जो मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, देखते हैं कितने बच्चे हैं सोच समझकर बताएंगे। लघु बीजाणु, जो 4 लघु बीजाणु बने थे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो 4 लघु बीजाणु बहुत सारे बने थे, यहां पर 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, केवल 4 होंगे, वहां पर बहुत सारे बने थे ना। क्या लघु बीजाणु का वो जो चतुष्क बना था, क्या वो पूर्ण रूप से आवृत था, या कोई जगह थी जहां पर वो, यूं समझिए ये इस तरीके से था ना, कोई कटवट था क्या यहां पर? जब तक परिपक्व नहीं हो, जब तक परागकोश फटा नहीं, तब तक अंदर लघु बीजाणु का चतुष्क मिल रहे थे। जब तक वो परागकण में नहीं बदले, तब तक वो पूर्ण रूप से आवृत हैं कि नहीं? कोई द्वार है, कोई छेद है यहां पर, कोई छेदी लाल है नहीं, लेकिन यहां पर छेद है। हां सर, अब जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। सर यहां पर कोई छेद नहीं है, अंदर ही अंदर ये वेल डेवलप्ड, अंदर से बहुत बढ़िया तरीके से परिपक्व हो रहे हैं। ये लघु बीजाणु अंदर से किसमें बदले थे? सर परागकण में बदले थे। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर यहां पर ये जो गुरु बीजाणु है, ये 4 गुरु बीजाणु, लेकिन यहां पर एक छेद है और बाहरी वातावरण के संपर्क में है। बाहरी वातावरण हो सकता है, बाहरी वातावरण अगर प्रतिकूल हो तो सर ये तो नष्ट हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी, तो अब बताइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। ये जो गुरु बीजाणु बने हैं, दिमाग लगाइए, कौन बने सर? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएंगे? थोड़ा सोच। लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाया था सर? परागकण। परागकण के अंदर कौन था? नर युग्मक। अरे युग्मक बनाना था ना। लघु बीजाणु ने क्या बनाया था? परागकण। परागकण के अंदर कौन थे? 2 नर युग्मक है ना, नर युग्मक थे ना। गुरु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएगा? एक संरचना जिसके अंदर कौन होंगे? मादा युग्मक। क्या तू चाहता है कि चारों के चारों गुरु बीजाणु आगे चलकर 4 मादा युग्मक बनाए? सोचो, 4 मादा युग्मक बनेंगे? नहीं सर, 1 मादा युग्मक बनेगा। मादा युग्मक कितना होएगा सर? 1 होएगा। कई सारे परागकण आएंगे, जैसे सेम टू सेम ह्यूमंस में। एक ह्यूमन में, मानव के अंदर एक कौन होता है सर? मादा युग्मक, और कई सारे क्या आते हैं? नर युग्मक आते हैं। हाँ, सेम टू सेम कंडीशन। यहां पर हमें बनाना है 1 मादा युग्मक, यानी हमें केवल 1 गुरु बीजाणु से विकास कराना है। तो बाकी 3 गुरु बीजाणुओं से क्या करना पड़ेगा? एक को प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भैया द्वार है, छेद है। ये छेद एनवायरमेंट के संपर्क में है, तो इस एनवायरमेंट के संपर्क में अगर ये छेद है, तो ये 3 जो होंगे, क्या इसको प्रोटेक्ट करेंगे? या सोचो, ये 3 इसको प्रोटेक्ट करेंगे। सोचो, कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा? क्या बीजांड द्वार की तरफ जो 3 गुरु बीजाणु हैं, क्या वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे? या जो निभाग की तरफ 3 है, वो बीजांड द्वार वाले को प्रोटेक्ट करेंगे? लो जी, फिर क्लास रुक गई है, कह रहा है। हाँ जी सर, जो सबसे बड़ी है उसको, अरे भोंदूलाल सबसे बड़ी नहीं है, सारी बराबर की हैं, सबसे बड़ी है सर। हमको समझ में नहीं आया है। देख, तेरे को ऐसे समझ में आएगा बेटा। ये एक राज्य है और उस राज्य के अंदर एक राजा है, जो पिछली बार भी एक एग्जाम्पल दिया था। इस राज्य के अंदर एक राजा है। अब आप मुझे बताएं, इस राज्य के ऊपर एक अटैक होने वाला है। क्या होने वाला है? अटैक होने वाला है, यानी कोई ना कोई इस राज्य के ऊपर क्या करने वाला? अटैक करने वाला है। ये दरवाजा है जहां से बाहरी सेना अंदर घुस सकती, अटैक कर सकती है। अब तू मुझे बता, तू राजा को कहां बैठाएगा? गेट के पास बैठा देगा, आओ राजा आओ। बोलो, कहां पर बैठाओगे इस राजा को? इस राजा को गेट के पास बैठाएगा या गेट से दूर बैठाएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, अरे ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दे, ऊपर वाला नीचे वाला छोड़ दे। मैं तेरे से सिंपल सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं, यहां पर राजा को कहां बैठाएगा? ए जगह पर बैठाएगा कि बी जगह पर बैठाएगा? चल, तो इतना आंसर दे बस, बताओ।
तुम क्या चाहते हो कि राजा कहां पर बैठे? जो अटैक करने वाली सेना है बहुत भारी भरकम है, बताओ कहां पर बैठाओगे? ए पर यानी दरवाजे के पास बैठाओगे या दरवाजे से दूर बैठाओगे राजा को? तो जो ए पर बैठा रहे हैं, जैसे अभय कुमार ने ए पर बैठाया, क्यों बैठाया? क्योंकि अभय कुमार में बुद्धि नहीं है, इसलिए अभय कुमार जो है गेट के पास बैठा रहा है। हाँ, सर राजा खुद आगे आकर लड़ेगा नहीं क्या? सोच, राजा ही अगर खत्म हो लिया तो फिर प्रजा का या जो बाकी लोग हैं उनका मनोबल तो वैसे ही टूट जाएगा। तो राजा खुद आकर आगे नहीं लड़ेगा, राजा पीछे रह बैठाएगा, उसके जो सैनिक होंगे, उसके जो मंत्री होंगे, वो उसको पीछे रखेंगे कि भैया उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। यही होता था पहले। ठीक है, चलो जी, डन, आगे बढ़े, सीधी सी बात है, चले आगे। अब इतनी सी कंसेप्ट अगर तेरे को समझ में आ गया तो अब मुझे बता, ये है छेद, ये है गेट, और बाहर से अटैक हो सकता है। और अगर अटैक हो गया तो तेरे पास यहां पर 4 गुरु बीजाणु है। बता इनमें से कौन से गुरु बीजाणु से, जो वो गुरु बीजाणु जो आगे चलकर क्या बनाएगा? मादा युग्मक बनाएगा, उसको तू कहां पर रखेगा? आगे रखेगा कि पीछे रखेगा? बस इतना सा बता दे। इतना सा तो, इतना तो कॉमन सेंस लगा लिया होगा तूने यार। इतना तो मैं समझ सकता हूं कि इतना बैल बुद्धि नहीं होएगा तू। इतना समझ में आ गया तेरे को कि भैया एक्चुअली ये 4 में से ये 3 जो हैं वो धीरे 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 इसको प्रोटेक्ट करते हुए धीरे धीरे ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो बेटा एक काम करना, अपनी एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखना। सर कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम, ये वाला। कहां गया? एनसीईआरटी में डायग्राम था तो सही। एनसीईआरटी में डायग्राम होएगा जिसमें आपको 3 नष्ट होती हुई दिखाई देंगी। क्या? ये 3 गुरु बीजाणु जो है, ये 3 गुरु बीजाणु जो है, ये 3 गुरु बीजाणु जो थी इस तरीके से नष्ट होती हुई दिखाई देंगी। पहले तो ये बनेंगी 4 गुरु बीजाणु, जिसमें से ये चौथी वाली जो होगी जो निभाग की तरफ है, निभाग की तरफ है ना? ये 3 जो है जो बीजांड द्वार की तरफ है, ये धीरे 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 नष्ट होती जाएंगी। नष्ट होती जाएंगी मींस इस तरीके से पतली होती जाएंगी। ऐसा डायग्राम दिखेगा। केवल एक रह जाएगी ये छोटी सी, ये वाली। अब जरा सोच, जब ये नष्ट होती जाएंगी तो कोशिका के अंदर पोषणीय पदार्थ होता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, क्या कोशिका के अंदर पोषणीय पदार्थ होता है? अजी न्यूट्रिशन होता है कि नहीं होता? सोच, एक कोशिका के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हैं। जब ये कोशिका नष्ट हो रही है तो इनका पोषणीय पदार्थ अगर इसको मिल जाएगा तो ये आकृति में बड़ी हो जाएगी। हां सर, ये आकृति में बड़ी हो जाएगी। और जब ये आकृति में बड़ी हो जाएगी तो इस कोशिका को जो एक यहां पर 3 नष्ट हो जाएंगी, ये 3 क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। ये 3 नष्ट हो जाएंगी, जो एक बच जाएगी किधर की तरफ? निभाग की तरफ जो बचेगी, निभाग की ओर जो बचेगी, निभाग की ओर जो बचेगी, बीजांड द्वार की ओर नहीं, निभाग की ओर जो बचती है उसको हम बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। उसको हमने क्या नाम दिया है? क्रियाशील गुरु बीजाणु बोला है, फंक्शनल मेगा स्पोर बोला है। बोलिए रानी चौरसिया, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, फाइनली आपने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बना दिया? 4 गुरु बीजाणु, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किधर की ओर है? सर बीजांड द्वार की ओर थी। क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। प्रश्न बनता है? बिल्कुल बनता है। ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये किधर की ओर है? बीजांड द्वार की ओर है। इनमें से 3 नष्ट हो जाती है। 3 जो नष्ट हो रही है वो किधर की ओर है? सर वो भी बीजांड द्वार की ओर है। किधर की ओर है सर? बीजांड द्वार की ओर। जो बीजांड द्वार की ओर जो है 3 गुरु बीजाणु वो क्या हो जाएंगी सर? नष्ट हो जाएंगी। जो निभाग की ओर बचेगी, जो किधर की ओर है? निभाग की ओर है, वो आकार में बड़ी हो जाएगी और क्या कहलाएगी? क्रियाशील गुरु बीजाणु। आगे समझ में? सौम्या, डन, सिंपल। चले आगे, आगे बढ़े। अब
सर अब फाइनली ये बता दीजिए, आप इसको उल्टा काहे बना रहे हैं इतनी देर से? आप उल्टा क्यों बना रहे, क्यों उल्टा बना रहे? ये भी तो रीजन बताइए, बार बार उल्टा क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा आ जाओ अब इसको फाइनली पढ़ ही लेते हैं। देखिएगा, ये हमारी बीजांड, इस बीजांड के अंदर ये अगुणित है ना, कौन है? क्रियाशील गुरु बीजाणु है, फंक्शनल मेगास्पोर है, और ये है बीजांड का है। कौन है बेटा? ये बीजांड का है। डन। हमने इस क्रियाशील गुरु बीजाणु को बाहर निकाला। ध्यान से देखना, मैंने इस क्रियाशील गुरु बीजाणु को बाहर निकाला। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु, चलो क्रियाशील गुरु बीजाणु को बाहर नहीं निकालता हूं, मैं आपको डायरेक्टली एक कंसेप्ट बताता हूं। आई होप अगर आपको समझ में आ जाए तो देखना, बातें मत करना नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु अभी तेरे को समझाया है, कौन? ये चार में से अगुणित अगुणित चार गुरु बीजाणु थे, चारों के चारों हैप्लॉइड थे, जिसमें से एक बच गया निभाग की ओर वाला, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है। ठीक है, मान लेते हैं ये कौन है? क्रियाशील गुरु बीजाणु, जो निभाग की ओर बचा था, आकार में बड़ा हो चुका है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। साइड में जो कोशिकाएं कौन है? बीजांडकाय की कोशिका, न्यूसिलस की कोशिकाएं। ठीक है जी, अब इधर देखिएगा, ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु जो था, ये आगे चलकर क्या करेगा वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं। ये आगे चलकर कुछ ऐसी संरचना बनाएगा जिसमें, ध्यान से देखना, जिसमें ध्यान से देखना, कुछ ऐसी संरचना बनाएगा। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने बोला ये कौन है? तूने बोला सर ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कौन है ये? क्रियाशील गुरु बीजाणु है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये क्रियाशील गुरु बीजाणु आगे चलकर परिवर्धन करके ये संरचना बना रहा है। कनेक्ट कर जो तूने मेल में पढ़ा था। क्या तूने नर के अंदर लघु बीजाणु पढ़ा था? हाँ सर। लघु बीजाणु आगे चलकर विकास करके क्या बनाया था? परिवर्धन करके विकास करके क्या बनाया था सर? परागकण बनाया था। हां जी, परागकण को तूने क्या नाम दिया था सर? नर युग्मकोद्भिद बोला था। नर युग्मकोद्भिद क्यों बोला था? क्योंकि उसके अंदर, किसके अंदर? परागकण के अंदर, इसके अंदर क्या बना था सर? नर युग्मक बना था। जिसके अंदर नर युग्मक बना उसको हमने नर युग्मकोद्भिद बोला। अगर तूने इतनी सी बात कनेक्ट कर ली तो सोच, जो लघु बीजाणु विकास करके अगर परागकण बना रहा है, यानी लघु बीजाणु अगर किसमें बदल रहा है? नर युग्मकोद्भिद में। फोकस कर इस वर्ड पर। क्या सर? लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बना रहा है सर? नर युग्मकोद्भिद। तब आप मुझे बताइए, ये गुरु बीजाणु आगे चलकर क्या बनाएगा सर? मादा युग्मकोद्भिद। क्या बनाएगा सर? ये जो संरचना बनेगी इसको हम नाम देंगे क्या? मादा युग्मकोद्भिद। क्यों बोलेंगे मादा युग्मकोद्भिद? इसको नर युग्मकोद्भिद क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक था। इसको मादा युग्मकोद्भिद क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक होएगा। कौन होएगा इसके अंदर? मादा युग्मक होएगा। यह संरचना जो बनी है, यह स्ट्रक्चर जो है जिसको मादा युग्मकोद्भिद बोल रहे हैं, इस संरचना का नाम है भ्रूण कोश। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? भ्रूण कोश कहलाती है। डन, इतनी सी बात। सर एक बार रिपीट। मैंने कहा ले बेटा एक बार और ले।
मैंने तेरे से बोला लघु बीजाणु आगे चलकर विकास करके क्या बना रहा था, तूने बोला परागकण। मैंने बोला परागकण को हमने क्या नाम दिया, नरयुग्मकोद्भिद। यानी लघु बीजाणु आगे किसमें बदल गया, नरयुग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद का मतलब जिसके अंदर युग्मक होंगे, परागकण के अंदर 2 नरयुग्मक थे। मैंने कहा ठीक है, अब इधर कनेक्ट कर। यहां पर लघु बीजाणु अगर नरयुग्मकोद्भिद बना रहा था तो यहां पर जो गुरु बीजाणु बच गया है, ये काम करने वाला, क्रियाशील का मतलब जो काम करेगा, ये गुरु बीजाणु क्या बनाएगा। जब लघु बीजाणु नरयुग्मकोद्भिद बना रहा है तो गुरु बीजाणु क्या बनाएगा, सर मादा युग्मकोद्भिद। कैसे बनाएगा वो अभी हम देखेंगे। गुरु बीजाणु ने क्या बनाया, सर मादा युग्मकोद्भिद। और इस मादा युग्मकोद्भिद को मादा युग्मकोद्भिद क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक था। क्या था इसके अंदर, मादा युग्मक था। कौन था इसके अंदर, मादा युग्मक था। इस मादा युग्मकोद्भिद का नाम है भ्रूण कोश। हाँ जी, ये कृष्णा वर्मा जो है, इसका नाम नोट करना। हाँ जी, क्लियर है, डन। कृष्णा वर्मा, आज मैंने होमवर्क दे दिया, उसके क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, डन, क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर इस भ्रूण कोश जिसको आपने मादा युग्मकोद्भिद बोला, इसके अंदर है क्या सर, ये क्या है, ये इतनी सारी कोशिकाएं जो बनाई है, ये क्या है। मैंने कहा यही तो पढ़ना है अजी, यही तो कंसेप्ट सीखना है। क्या कि ये अगर हमारा मादा, ये अगर हमारा गुरु बीजाणु था, ये अगर हमारा गुरु बीजाणु, जिसको हम क्रियाशील गुरु बीजाणु बोल रहे हैं, जिसके अंदर एक केंद्रक है ये, और ये केंद्रक कैसा है सर, हैप्लॉइड है। मैं इससे एक संरचना बनाने वाला हूं, इधर सर बाकी की 3 नष्ट होने से ये नष्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तब तक बीज बन जाता है और वो आवरण जो था ना, बीजांड द्वार, वो और ज्यादा कवर्ड हो जाता है। इतना ज्यादा कवर्ड हो जाता है कि फिर उसके अंदर जल की कमी हो जाती है और फाइनली बीज जो है वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। यही पूछना चाह रहा था विक्रम चंद्रवंशी, समझ में आया क्या बोला। वो बीजांड द्वार बिल्कुल बंद हो जाता है, इतना बंद हो जाता है, इतना बंद हो जाता है कि फिर वायु नमी अंदर नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से अंदर जो संरचना बीजांड, वो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु जो बच जाता है, वो आगे चलकर क्या बनाएगा बेटा, ध्यान से सुनना। उसमें केवल पराग नलिका पहुंच सकती है। केवल कौन पहुंच सकती है, पराग नलिका। इतना सा द्वार वो रह जाता है, पराग नलिका अंदर पहुंच जाती है, निषेचन हो जाता है, बीजांड आगे चलकर बीज में बदल जाता है। जैसे ही वो बीज बन जाता है तो वो जो बीजांड द्वार जो था इतना छोटा हो जाता है, इतना बिल्कुल छोटा हो जाता है कि उसके अंदर वायु, उसके अंदर नमी का कोई वायु नमी नहीं आ पाती है, जल की कमी हो जाती है, जिससे बीज जो है वो प्रसुप्त अवस्था में आ जाता है। सर अगर तीनों ही नष्ट हो जाए तो, तीनों अगर नष्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है बीजांड बीज में नहीं बदलेगा बेटा। हाँ, सर ये बीजांड द्वार होता क्यों है, ये भी तो बताओ। ये द्वार क्यों मिल रहा था, क्योंकि इसी द्वार से कोई नलिका आएगी अंदर और उसका नाम होएगा पराग नलिका, जो नर युग्मकों को लेकर आएगी, इसी द्वार से एंटर करेगी, ठीक है, इसलिए द्वार मिल रहा है। सर पेरिस्पर्म क्या है बेटा, पेरिस्पर्म जो होता है वो फल भित्ति होती है, फल की जो भित्ति होती है उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। आइए दोस्ती, यहां पर जो चीज समझ रहे थे, क्रियाशील गुरु बीजाणु से जो हम संरचना बनाने वाले हैं जिसका नाम है भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कौन है, मादा युग्मकोद्भिद है। अब मादा युग्मकोद्भिद जो है इसके अंदर क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसी संरचना हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। ऐसी स्ट्रक्चर कहां दे रखी है सर, यहां पर दे रखी है। कहां है अगर, ये रही 3 कोशिका, ये रही 2 कोशिका और इसके पीछे 1 कोशिका और ये एक बड़ी सी कोशिका। ये समझना पड़ेगा। सुप्रेम जी कह रहे हैं सर प्रसुप्त अवस्था कौन सी होती है, G0 अवस्था याद आ रही है।
एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या होता है कि कोशिका तो क्रियाशील है उपापचय रूप से, लेकिन विभाजन नहीं करती है। उसको हम प्रसुप्ति, उसको हम शांत, या तो प्रसुप्त अवस्था बोल दीजिए या शांत अवस्था बोल दीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो बात आ रही है सर, ये जो संरचना इसका नाम है भ्रूण कोश, और ये जो भ्रूण कोश जो होता है इसमें होती है टोटल 7 होती हैं कोशिका और 8 होते हैं इसके अंदर केंद्रक। अब सर ये कैसे बना है, किस तरीके से बना है, वो हम पढ़ेंगे। क्या कि इस क्रियाशील गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन पढ़ेंगे। सर जैसे हमने नर में पढ़ा था, कनेक्ट कर, जैसे तुमने नर में पढ़ा था लघु बीजाणु से परागकण का विकास, याद आ रहा है? लघु बीजाणु से तूने क्या बनाया था? परागकण बनाया था। परागकण को तूने क्या बोला था? नर युग्मकोद्भिद, है ना? ऐसे गुरु बीजाणु से तू क्या बनाएगा? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश कौन है? मादा युग्मकोद्भिद। तो ये जो परिवर्तन, ये जो विकास जो है कि एक कोशिका जिसके अंदर एक केंद्रक था, अब आप एक ऐसी संरचना बना रहे हो जिसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक है, ये कैसे बनेगा वो हम टॉपिक पढ़ेंगे कल सुबह। कितने बजे? 10 बजे। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। कल 10 बजे ये वाली क्लास होगी, फिर उसके बाद 12 बजे जो है वो बैकलॉग वाली क्लास होगी। सर सेल में कौन फीमेल गैमेट है, कल बात करेंगे। ये फीमेल गैमेट है, ये अंड कोशिका बोलते हैं। ये सारा आएगा, टेंशन मत ले। इसको हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका बोलते हैं। यही होता है मादा युग्मक। बाकी ये जो होती है सहायक कोशिका होती है, ये प्रतिव्यसंत कोशिका होती है, ये ध्रुवीय केंद्रक होता है, ये केंद्रीय कोशिका होती है, सब कुछ आएगा। सर 10 PM नहीं 10 PM नहीं मेरे भाई, माफ करना, 10 PM नहीं 10 AM है मेरे भाई। रात को 10 बजे क्लास नहीं होगी, सुबह 10 बजे क्लास होगी। सर बीजांड के अंदर फिर हवा और पानी कैसे आएगा? सर अगर वो प्रसुप्त अवस्था में चला जाएगा फिर हवा पानी नहीं आएगा। तेरे घर में रसोई है? हाँ सर। रसोई के अंदर दाल रखी है? हाँ सर। वो दाल, वो चना, वो जो चने रखे हुए हैं, वो जो दाल रखी है, वो क्या है? वो है बीज। क्या वो बीज अंकुरित हुए पड़े? नहीं सर। जब तक तुम पानी नहीं दोगे, जब तक तुम पानी नहीं दोगे तो बीज अंकुरित नहीं होएगा। तो एक पेड़ है, सोच, मैं एक पेड़ हूं, समझना, मैं एक पेड़ हूं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के एक चीज सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं एक पेड़ हूं, इस पेड़ की एक शाखा है, इस शाखा पर लगा हुआ है पुष्प, पुष्प के अंदर है स्त्री केसर, स्त्री केसर में अंडाशय, अंडाशय के अंदर है बीजांड, परागकण आए, अंकुरित हुए, नर युग्मक छोड़ दिए, क्या हो गया? निषेचन हो गया। बीजांड किस में बदल गया? बीज में। बीज किसके अंदर है? फल के अंदर। फल जब सूख जाएगा तो अंदर कौन है? सर बीज है। अब तुमने कभी ऐसा सोचा है कि एक पेड़ के ऊपर जो बीज जो थे वो बीज अंकुरित हो गए और वो बीज अंकुरित होकर एक और पेड़, पेड़ के ऊपर एक और पेड़, पेड़ के ऊपर एक और पेड़, पेड़ के ऊपर एक और पेड़, पेड़ 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 पेड़, ऐसा होता है? नहीं सर। तो बीजों का छितराव होता है, बीज निकल जाते हैं, और जो बीज निकलते हैं वो कौन सी अवस्था के होते हैं? प्रसुप्त अवस्था के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जल की हो जाती है कमी। और जैसे ही बीज गिरेगा, अगर उसको मिल गया जल, हो जाएगा अंकुरित। जो तुम करते हो, कभी घर पर चना जो है उसको अंकुरित किया है? हाँ सर। सीधा पानी के अंदर भेगो, अंकुरित हो जाए। तो पानी जो होता है वो बीज आवरण को तोड़ देता है और अंदर जो है एक हार्मोन जो है एक्टिव हो जाता है। वो हार्मोन जब हम पढ़ेंगे कौन सा? जिब्रेलिन, तब आपको चीज समझ में आएगी कि वो जिब्रेलिन क्या काम करता है। ठीक है। और एक और चीज सर, हमको ना ये आज तक ये भ्रूण कोश और ये भ्रूण पोष, इसमें बहुत दिक्कत होती है सर। ये भ्रूण कोश और ये भ्रूण पोष, ये 2 शब्द आते, इसमें बड़ा कंफ्यूजन। भ्रूण कोश को हमने बोला एम्ब्रियो सैक, भ्रूण पोष को हम अंग्रेजी में बोलते एंडो स्पर्म। इंग्लिश में ये दोनों वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन हिंदी में होता है भ्रूण कोश, भ्रूण पोष, ऑलमोस्ट कुछ समान है। हाँ सर। कल बैकलॉग कौन से चैप्टर का होएगा बेटा? सेल वाले चैप्टर का होएगा। और कौन बैकलॉग क्लास किसको अटेंड करनी चाहिए कल मैंने बता दिया था। ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैं जल्दी से तेरे को इतनी सी बात बता देता हूं, मुझे जल्दी से मुझे बताना, दिमाग लगाना, इधर 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 इधर। मुझे बताइए बीजांड किस में बदलेगा? सोचिए कौन है? सर ये बीजांड है। मैंने तेरे से पूछा ये बीजांड आगे चलकर किस में बदलेगा? तूने बोला सर बीज में बदलेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। इस बीज के अंदर ये कौन था? सोच। सर इस संरचना को हमने बोला भ्रूण कोश।
सर यहां पर दो शब्द आ रहे, एक आ रहा भ्रूण कोश और एक आ रहा भ्रूण पोष। मैंने कहा देख देख, ये एक संरचना है और ये अंदर से खाली है और इसके अंदर भ्रूण बनेगा। तो अब मुझे बता, भ्रूण का विकास जिस खाली जगह में होगा उस खाली जगह को मैं पोष बोलूंगा कि कोश बोलूंगा? सोच। हाँ भाई, जो खाली जगह जो है उसको मैं क्या बोलूंगा? भ्रूण कोश, रानी चौरसिया। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, ये एक संरचना और इसके अंदर भ्रूण बनेगा। ये भ्रूण बनेगा इस खाली जगह में। तो बताओ सर डेली क्लास 10 बजे होगी, तुम मूर्ख हो क्या? तुम मेरे को एक बात बताओ, तुमको एक बार हिंदी में जब बोला जाता है तो वो चीज हिंदी में समझ में नहीं आती है, कोई और लैंग्वेज ऐसे बोलूं तब समझ में आएगा। अभी बोला तेरे को, कल के लिए है सिर्फ ये क्लास 10 बजे। हाँ भाई, ये भ्रूण इस खाली जगह के अंदर बन रहा है। सर तो 4:45 से 6:45 तक गैप होएगा? हाँ बेटा, गैप रहेगा। तो सर ये जो भ्रूण इस खाली जगह के अंदर बन रहा है, तो अब आप मुझे बताइए इस जगह को मैं भ्रूण का कोश बोलूं कि भ्रूण का पोष बोलूं? पोष का मतलब पोषण, फूड। भाई तू खाना खाता है, हम क्या बोलते हैं? पोषण मिला आपको? हाँ सर, पोषण का मतलब खाना। सोच, क्या ये खाने की बात कर रहा हूं मैं? नहीं सर, मैं तो खाली जगह की बात कर रहा हूं। कोश का मतलब क्या होता है? सर कोश का मतलब कक्ष, कक्ष का मतलब कमरा। अजी ये कमरा था जिसके अंदर भ्रूण बना, तो इस संरचना को मैं क्या बोलूंगा? सर भ्रूण कोश बोला। हाँ सर, डन। हाँ सर, अब मुझे बता, इस संरचना के अंदर अगर पोषणीय पदार्थ हो, इस संरचना के अंदर ये जो मैं बना रहा हूं, ये पोषणीय पदार्थ है। क्या है ये? सर ये पोषणीय पदार्थ है। अब आप मुझे बताएं, अगर ये पोषणीय पदार्थ इस भ्रूण को अगर मिलेगा, ये भ्रूण इसको खाएगा, तो मुझे बता ये संरचना क्या कहलाएगी? ये संरचना जो पोषण देने वाली है भ्रूण को, इसको मैं क्या बोलूंगा? सर ये जो पोषणीय पदार्थ वाली जो संरचना जो इस भ्रूण को मिलेगी, भ्रूण खा ले पोषण खा ले, ये पोषणीय पदार्थ क्या कहलाएगा? सर भ्रूण पोष। सिंपल सा कंसेप्ट था। डन? क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए, मैंने इसको भ्रूण कोश क्यों बोला? ये संरचना भ्रूण कोश क्यों कहला रही है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। इसके अंदर है एक मादा युग्मक, और मादा युग्मक के पास अगर नर युग्मक आया तो क्या होएगा? निषेचन होएगा। निषेचन होएगा तो क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण। कहां बना भ्रूण? सर इसके अंदर, इस कक्ष के अंदर। इस कक्ष के अंदर क्या बना? सर निषेचन हुआ। ये है कौन? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट के पास कौन आएगा? मेल गैमेट। कैसे आएगा वो हम पढ़ेंगे। मेल गैमेट आएगा, फीमेल गैमेट के साथ संलयन करेगा, क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज आगे चलकर क्या बनाएगा? जायगोट। आगे चलकर क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। वो भ्रूण इसके अंदर बनेगा। हाँ सर, भ्रूण इसके अंदर बनेगा तो ये क्या कहलाएगा? एक कक्ष, एक कमरा जिसके अंदर भ्रूण बना, इसलिए हमने इस संरचना को क्या नाम दिया? भ्रूण कोश। आज के लिए इतना ही है। कल सुबह 10 बजे मिलेंगे, रेडी रहिएगा। बाकी फिर 2 दिन छुट्टी रहेगी, मौज करिएगा। 10 बजे भी क्लास है, कल 12 बजे भी क्लास है। मिलते हैं, बाय।